तूफानी रात थी। बीच सड़क पर एक लड़की अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर मदद के लिए चिल्ला रही थी। कोई हमारी मदद करो, प्लीज, कोई तो हमारी मदद करो। आधी रात को इंदौर की बीच सड़क पर वो आने वाली गाड़ियों के पीछे भाग रही थी, लेकिन सब उस लड़की को इग्नोर करके अपने रास्ते जा रहे थे। आधी रात होने की वजह से गाड़ियां भी बहुत कम दिखाई दे रही थी। ऊपर से बारिश अपने रौद्र रूप में थी, जिसकी वजह से सबको अपने घर जाने की जल्दी थी। किसी की मदद न पाकर वो लड़की थक हार कर अपने घुटनों पर हाथ रखकर हाँफने लगी। तभी एक कार आकर ठीक उसके सामने रुकी, जिससे वो लड़की हड़बड़ाकर पीछे की तरफ गिर गई। कार की फ्लैश लाइट इतनी तेज थी कि उस लड़की ने अपनी आंखों के सामने अपना हाथ रख लिया। कार का ड्राइवर किसी अनहोनी के डर से कार से बाहर निकलकर उस लड़की के पास आ गया। वो उसे उठाते हुए बोला, तुम ठीक हो, चोट तो नहीं आई? लड़की ने उसकी आवाज सुनी तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने जल्दी जल्दी में कहा, सर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारा भाई वो उसे चोट लगी है, प्लीज सर हमारी मदद कीजिए, हॉस्पिटल यहीं पास में ही है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वो आदमी उस लड़की के हाथ को ही देख रहा था, क्योंकि लड़की ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसके टच से उसे बहुत पुरानी जानी पहचानी छुअन का एहसास हुआ। उस लड़की ने उसे खोए हुए देखा तो उसके हाथ को हिलाते हुए बोली, सर प्लीज हमारी मदद कीजिए। उसने हाथ हिलाया तो उस आदमी को होश आया। उसने जल्दी दिखाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारा भाई? उस लड़की ने बिना देरी किए सड़क के किनारे इशारा करते हुए कहा, वो वहां पर है। उस आदमी ने उस लड़की के भाई को कार की पिछली सीट पर बैठाने में मदद की। वो लड़की अपने भाई के पास आकर उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। फिर उस आदमी ने कार को स्टार्ट किया। लड़की के भाई का नाम आदित्य था, पर वो लड़की उसे प्यार से छोटे बुलाती थी। उसकी उम्र 18 साल थी और वो एक कॉलेज का स्टूडेंट था। उसे किसी ने बेरहमी से मारा था। उसके पूरे शरीर में चोट के निशान थे और वहां से खून आ रहा था। वो लड़की उसके गाल पर थपकी देते हुए बोली, छोटे आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुझे छोटे, हम हॉस्पिटल बस पहुंचने ही वाले हैं, प्लीज अपनी दीदी को मत रुला। लेकिन उसे अपने भाई से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि वो बेहोश था। उसने ड्राइविंग कर रहे आदमी की तरफ देखकर कहा, सर प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए। वो आदमी जो कब से रियर व्यू मिरर से उस लड़की को देख रहा था, उसे उसकी बात सुनकर होश आया। उसने कहा, हाँ हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। लगभग 10 मिनट बाद वो हॉस्पिटल कैंपस में एंटर हुए। वो लड़की कार से बाहर निकली। तभी वो आदमी भी बाहर आया और लड़की के भाई को कार से बाहर निकालने में मदद की। तभी 2 वार्ड बॉय जो गेट पर खड़े होकर चाय पी रहे थे, उन्होंने उन्हें देखा तो जल्दी से मदद के लिए आगे आए और उसके भाई को स्ट्रेचर पर ले गए। वो लड़की भी उसके पीछे जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। वो उस आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ी, जिसने उसके भाई को हॉस्पिटल लाने में मदद की थी। तभी उस आदमी ने अपना कोट उस लड़की के कंधों पर डाल दिया और लिफ्ट की तरफ चला गया। वो लड़की उसे ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाई थी। उसने खुद से कहा, हम तो उन्हें थैंक्स भी नहीं कह पाए, बिना जान पहचान के भी उन्होंने हमारी मदद की। महादेव ने जरूर उन्हें हमारी मदद के लिए ही भेजा था, शुक्रिया महादेव। उसने इतना कहा। तभी उसे कुछ याद आया और उसके मुंह से अचानक निकला, छोटे। फिर वो अपने भाई के पीछे चली गई। लगभग आधे घंटे बाद वो लड़की ओटी के बाहर बेंच पर बैठकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अंदर आदित्य का ऑपरेशन चल रहा था। उस लड़की ने कोट को निकालकर बेंच पर रख दिया था। इस वक्त तक उसके कपड़े थोड़े सूख चुके थे, पर वो ठंड से अब भी कांप रही थी। कुछ देर बाद ओटी से एक डॉक्टर बाहर आकर बोला, यहाँ मरीज के परिवार से कौन है? वो लड़की डॉक्टर के पास आकर बोली, जी हम उसकी बड़ी बहन है, हमारा भाई ठीक तो है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने उसे देखा तो एक बार में ही पहचान लिया। उन्होंने उसको गौर से देखते हुए कहा, तुम तो न्यूरोसर्जिकल डिपार्टमेंट में इंटर्न हो ना? आई थिंक तुम्हारा नाम सोना है। ये सुनकर उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। सोना इंदौर शहर में रहने वाली एक नॉर्मल सी लड़की थी, जिसकी उम्र 23 साल थी। वो इसी हॉस्पिटल, जिसका नाम AR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर था, उसमें न्यूरोलॉजी विभाग में इंटर्न थी। उसने सफेद रंग का चूड़ीदार सूट पहना था, जो बारिश में भीगने की वजह से उसकी परफेक्ट बॉडी से चिपका हुआ था। सोना की झील सी गहरी नीली आंखें,
माथे पर काले रंग की बिंदी, कमर तक लंबे बाल, सुर्ख गुलाबी होठ, जो इस वक्त ठंड की वजह से थरथरा रहे थे। सोना के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो इस हाल में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, तब तो तुम उसकी सिचुएशन के बारे में भी अच्छे से समझ सकती हो। देखो, तुम्हारे भाई के सिर में किसी चीज से बहुत गहरी चोट लगी है। इस वजह से खून ज्यादा बह चुका है। ब्रेन में भी काफी नुकसान हो गया है। इसलिए जल्दी से जल्दी हमें ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी। तुम समझ रही हो ना? अगर हमने खून के बहाव को नहीं रोका तो हम तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाएंगे। हमें सर्जरी करनी होगी। सोना ने इम्पेशेंटली कहा, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर? आप हमारे भाई की सर्जरी शुरू कीजिए। डॉक्टर ने कहा, हम सर्जरी शुरू कर देंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें फीस जमा करनी होगी। तुम्हें तो पता ही होगा ये सर्जरी कितनी एक्सपेंसिव होती है। सोना ने हाँ में सर हिलाकर उनसे पूछा, कितना खर्च आएगा ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर ने कहा, सर्जरी के लिए 4 लाख और बाकी रिकवरी तक रहने के लिए 2 लाख, कुल मिलाकर 6 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर सोना की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से हकलाते हुए बोली, 6 लाख रुपए? डॉक्टर को अब सोना से चिढ़ होने लगी थी। उसने कहा, देखो, तुम जितनी जल्दी फीस जमा कर दोगी, हम उतनी जल्दी सर्जरी शुरू कर देंगे। अगर तुम्हारे पास फीस जमा करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, तो तुम अपने भाई को सरकारी हॉस्पिटल में ले जा सकती हो, लेकिन तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग उसे बचा पाएंगे। ये सुनकर सोना धम्म से बेंच पर बैठ गई। डॉक्टर ने उसे देखा और अपना सर हिलाकर जाने लगा, तो सोना उसे रोकते हुए बोली, ठीक है डॉक्टर, आप सर्जरी शुरू कर दीजिए, हम फीस जमा कर देंगे। डॉक्टर ने कहा, ओके, तुम रिसेप्शन में फॉर्म भरकर फीस जमा कर दो, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। इतना कहकर डॉक्टर ओटी के अंदर चले गए। सोना फिर से बेंच पर बैठ गई और उसने खुद से कहा, हमने कह तो दिया कि हम फीस जमा कर देंगे, लेकिन इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? उसने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा, क्या हमें उनकी मदद लेनी चाहिए? नहीं नहीं, हम उनके पास वापस नहीं जा सकते। महादेव, अब हम क्या करें? तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया। उसने कहा, माही, हमें माही से बात करनी चाहिए। उसने सोचा और जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, माही जरूर हमारी मदद करेगी। वो इस वक्त रिसेप्शन पर ही होगी। उसने इतना कहा और रिसेप्शन की तरफ जाने लगी। वो अभी जा ही रही थी कि उसे किसी के दर्द में कराहने की आवाज आई, पानी, पानी। सोना ने इधर उधर देखा। वो आवाज आईसीयू के अंदर से आ रही थी। वो बहुत धीरे कदमों से उस तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वो आईसीयू की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो आवाज और भी तेज सुनाई दे रही थी, पानी, पानी। सोना जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अंदर आते ही उसे कमरे का तापमान ठंडा मालूम हुआ। उसने देखा तो एक लड़का पेट के बल लेटा हुआ था। उसने सिर्फ ब्लैक कलर का पैंट पहना था। उसकी पीठ पर जगह जगह बैंडेज लगा हुआ था और कुछ छोटी छोटी खरोंचें भी थी। उसका सर बेड से नीचे लटक रहा था और उसका एक हाथ बेड की साइड टेबल पर किसी चीज को ढूंढ रहा था। वो लड़का बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, पानी, पानी। वो शायद टेबल पर बेल ढूंढ रहा था। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि सोना की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। फिर भी वो जल्दी से उसके पास आई और उसके कंधे से पकड़कर उसे सीधा बैठने में मदद करते हुए बोली, सर, आर यू ओके? इतना कहकर उसने जल्दी से टेबल से पानी का ग्लास लेकर उसके होठों से लगा दिया। उस आदमी ने जल्दी से सोना का हाथ पकड़ लिया और जल्दी जल्दी पानी पीने लगा, जैसे वो जन्मों का प्यासा हो। उसके ठंडे हाथों के टच से सोना का हाथ एक पल के लिए कांप गया। उस लड़के की आंखें बंद थी, वो अपने सेंस में नहीं था। वहीं सोना उसके चेहरे को देख रही थी। शार्प फेशियल फीचर्स, लाल होठ, घनी पलकें और आंखों को ढक रहे उसके बाल, परफेक्ट मस्कुलर बॉडी। वो किसी मूवी के हीरो की तरह लग रहा था। उसने जल्दी जल्दी ग्लास से सारा पानी पी लिया। सोना ने खाली ग्लास साइड टेबल पर रखा ही था कि तभी उस लड़के ने अपने हाथ उसकी कमर पर लपेट लिए और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सोना को उससे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो उसके ऐसा करने से एकदम सदमे में आ गई और हड़बड़ाते हुए बोली, सर। फिर सोना ने उसके कंधों को पकड़कर उसे खुद से दूर करना चाहा, तो उस लड़के ने अपनी पकड़ कस दी। उसकी हरकत से लग रहा था जैसे उसके लिए ये करना बहुत आम बात है। उसकी गर्म सांसें सोना के गले के पास टकरा रही थी, जिसे महसूस करते हुए सोना की सांसें भी अब तेज होने लगी थी
उसने शेकी वॉइस में कहा, सर, लीव मी प्लीज। सोना को अब घबराहट होने लगी थी। उसने उसकी चोट की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, जिससे वो आदमी उससे दूर होने के बजाय उसे अपने साथ लेकर बेड पर गिर गया। जैसे ही उस लड़के की पीठ बेड ने छुई, वो आदमी दर्द में गुर्राया। सोना कुछ समझ पाती उससे पहले वो लड़का उसे लेकर पलट गया। सोना अब उसके नीचे थी। घबराहट की वजह से अब उसे पसीना आना शुरू हो गया था। सोना ने उसके सीने पर हाथ रखा और उसे पुश करते हुए बोली, दूर हटिए हमसे। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया तो वो लड़का उसके बगल में मुंह के बल गिर गया। सोना जल्दी से बेड से खड़ी हुई। वो जाने लगी तो उसका दुपट्टा उस लड़के के नीचे दबकर वहीं छूट गया। सोना भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो लड़का अपनी धुंधली नजरों से एक सफेद परछाई को कमरे से बाहर जाते हुए देख रहा था। फिर वो अपने हाथों के सहारे से उठकर बैठ गया। इधर सोना कॉरिडोर में भागते जा रही थी। उसे जरा भी ख्याल नहीं रहा कि उसके पास उसका दुपट्टा नहीं है। वो जा ही रही थी कि सामने से आते एक लड़के से टकरा गई। सोना गिरने को थी कि उस लड़के ने उसे बाजू से पकड़कर गिरने से बचा लिया और चिंता जताते हुए बोला, आर यू ओके मिस? सोना ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वहां से भाग गई। वो आदमी अपना कंधा उठाते हुए बोला, अजीब लड़की है, एक थैंक्स भी नहीं कहा। उसने इतना कहा और उस आईसीयू में आ गया। अंदर आकर उसने देखा तो एक लड़का बेड से टिक कर बैठा है। उस लड़के को देखकर उसने कहा, अंश, तू जाग गया? मुझे लगा था दवाई के असर से तुम्हें जल्दी होश नहीं आएगा। इस लड़के का नाम अंश था, अंश सिंह रायजादा, जो कि टॉप बिजनेसमैन था। 29 साल का अंश रायजादा बिजनेस वर्ल्ड में राज करता था। उसका एक दूसरा नाम भी था, क्रूअल, हार्टलेस, एरोगेंट, द ग्रेट माफिया किंग ASR, जिससे लोग डरकर दूर भागते थे। आज शाम को क्लब में कुछ बदमाशों से उसकी लड़ाई हो गई थी और जिससे उसकी लड़ाई हुई थी उसने अंश के पीठ पर 2 गोली चला दी थी। इसलिए उसका दोस्त उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। क्या सोना अपने भाई के लिए 6 लाख रुपए जमा कर पाएगी? किसने की है सोना के भाई की ये हालत? क्या सोना अपने भाई को बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर। अंश ने सामने खड़े इंसान से बिना किसी भाव के अपनी भारी आवाज में कहा, शौर्य, अभी यहाँ कौन आया था? शौर्य कपूर अंश का बेस्ट फ्रेंड था, जो दिखने में भी काफी हैंडसम था। शौर्य ने कंफ्यूज होते हुए कहा, कौन? यहाँ कौन आया था? मैंने तो किसी को नहीं देखा। उसने ये कहा ही था कि उसे अंश के हाथ में सफेद रंग का कपड़ा दिखा। वो उसके पास आकर उसके हाथ से उस कपड़े को लेते हुए बोला, ये क्या है? वो उसे देखते हुए आगे बोला, दिखने में तो किसी लड़की का दुपट्टा लग रहा है, ये तेरे पास कैसे आया? अंश ने घूरते हुए उससे दुपट्टे को छीन लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसे उस दुपट्टे से एक अलग ही खुशबू का एहसास हो रहा था, जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। वो खुशबू उसके दिमाग और उसकी सांसों में बस चुकी थी। शौर्य कुछ याद करते हुए बोला, शायद ये उसी लड़की का होगा जिससे मैं कुछ मिनट पहले टकराया था। मैंने देखा था, उसने भी व्हाइट कलर का सूट पहना था और वो बहुत घबराई हुई थी। अंश ने उसकी आंखों में चमक के साथ देखते हुए कहा, कौन सी लड़की? शौर्य ने अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, कौन सी लड़की? वाह, बहुत इंटरेस्ट लिया जा रहा है उसके ऊपर। कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया उस पर? फिर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और ड्रामेटिकली बोला, कहीं तुमने ही तो उसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया जिससे वो घबरा कर भाग रही थी? अंश ने चिढ़ते हुए उसे देखा और तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका तो शौर्य ने उसे कैच कर लिया। इधर सोना भागकर लॉबी में आई। वो इतनी तेज भागी थी कि उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके गले में उसका दुपट्टा नहीं है। वो इधर उधर देखते हुए बोली, शायद कहीं गिर गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे सोना हड़बड़ा गई। उसने पीछे देखा तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने कहा, सोना, तू यहाँ क्या कर रही है? वो भी इतनी रात को? तेरी शिफ्ट तो खत्म हो गई थी ना? सोना ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर कहा, माही, अच्छा हुआ तुम हमें मिल गई। हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो छोटे को चोट लगी है और सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए की जरूरत है। प्लीज हमारी मदद कर दो। ये सुनकर माही हैरान हो गई। वो सोना की सबसे अच्छी दोस्त थी और इसी हॉस्पिटल में उसके साथ काम करती थी।
उसे सोना और उसके भाई के बारे में सब कुछ पता था। उसने अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए कहा, हो गॉड सोना, तुम मुझे ये कब बताने वाली थी? चलो हम अभी फीस जमा करते हैं। सोना उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू माही, थैंक यू सो मच। माही ने उसे खुद से अलग करके कहा, तू मुझे बाद में थैंक्स कहना, अब चल। फिर वो दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास आ गई। उन दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले रिसेप्शनिस्ट ने कहा, क्या वही हो जो अपने भाई को यहाँ लेकर आई हैं? सोना ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी हमें सर्जरी की फीस जमा करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ओ मैम, आपको फीस जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फीस पहले ही जमा हो चुकी है। सोना ने ये सुना तो हैरान हो गई। उसने हैरानी से पूछा, फीस जमा हो गई? पर कैसे? हमने तो जमा नहीं की। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अभी अभी वो फीस जमा करके यहाँ से गए हैं। इतना कहकर उसने गेट की तरफ इशारा किया। फिर गेट की तरफ ही इशारा करते हुए आगे बोली, शायद वो रहे, वो व्हाइट शर्ट वाले आदमी ने आपकी फीस जमा की है। सोना ने उस तरफ देखा जहाँ से एक आदमी बाहर की तरफ जा रहा था। सोना जल्दी से उसके पीछे भागी, पर तब तक वो आदमी कार में बैठकर चला गया। सोना बस उसकी पीठ को ही देख पाई थी। सोना उस इंसान को जाते हुए देख रही थी जिसने उसकी मदद की थी। सोना ने उसका चेहरा नहीं देखा, पर उसने उस कार को देखकर पहचान लिया था। ये वही इंसान था जिसने पहले आदित्य को हॉस्पिटल लाने में उसको मदद की थी और अब उसके भाई की सर्जरी के लिए हॉस्पिटल बिल भी चुका दिया था। ये सब सोचकर सोना ने खुद से कहा, वो चले गए, हम इस बार भी उन्हें थैंक्स नहीं कह पाए। उन्होंने आज हमारी 2 बार मदद की। इतना कहकर उसने अपने लिप्स को बाइट किया। तभी माही ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोना, क्या तू उसे जानती है? सोना ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम उन्हें नहीं जानते, पर वो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। सोना खुश थी कि अब उसके भाई का इलाज वक्त पर हो जाएगा। तभी उसे कुछ याद आया। वो इस बारे में तो भूल ही गई थी। उनका कोट। वो इधर उधर देखने लगी, पर उसे वो कोट नजर नहीं आया। उसने कहा, शायद वो ओटी के बाहर ही छूट गया है। वो माही को पीछे छोड़कर भागते हुए ओटी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने राहत की सांस ली जब उसे वो कोट उसी बेंच पर दिखा जहां वो कुछ देर पहले बैठी हुई थी। उसने जल्दी से उसे उठाकर कहा, थैंक गॉड, ये यही है, जरूर इसमें कुछ मिलेगा। इतना कहकर वो कोट को आगे पीछे करते हुए उसके पॉकेट में कुछ ढूंढने लगी। माही जो उसके पीछे आई थी, उसने उसे कोट के साथ ऐसा करते देखा तो पूछा, सोना, ये तू क्या कर रही है? क्या देख रही है इसमें? तभी सोना ने कहा, मिल गया। सोना के हाथ कुछ लगा था। वो उसे देखने लगी। वो एक बिजनेस कार्ड था। उसमें लिखा था, द केएस एंटरप्राइज। उसके नीचे एक एड्रेस और फोन नंबर भी लिखा हुआ था। उसने माही से कहा, ये कोट उन्हीं का है जिन्होंने हमारी इतनी मदद की है, और ये बिजनेस कार्ड भी शायद उन्हीं का होगा। कल सुबह हम उनसे मिलकर उन्हें पर्सनली थैंक्स कहेंगे। ये सुनकर माही ने हाँ में सर हिलाया। लगभग 1-1.5 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद डॉक्टर ओटी से अपना सर्जरी मास्क निकालते हुए बाहर आए। सोना और माही ने उन्हें देखा तो खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी सक्सेसफुल रही। 24 घंटे में उसे होश आ जाएगा। कुछ देर बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम उससे मिल सकती हो। ये सुनकर सोना ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा, नाउ एक्सक्यूज मी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। कुछ देर बाद 2 वार्ड बॉय आदित्य को स्ट्रेचर से वार्ड में ले गए। सोना और माही भी उनके पीछे पीछे आ गए। सोना आदित्य के बेड के पास बैठ गई। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, तू जल्दी से ठीक हो जा छोटे, हमसे तुझे ऐसे नहीं देखा जा रहा। ये कहकर वो रो पड़ी। माही ने उसे समझाते हुए कहा, तू इस तरह रोएगी तो तेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी सोना, फिर आदित्य को कौन संभालेगा? माही ने अपने जेब से रुमाल निकालकर सोना को दिया तो सोना ने उसे लेकर अपने आंसू साफ किए। माही ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर ने भी तो यही कहा है ना कि आदित्य को 24 घंटे में होश आ जाएगा। फिर तू किस बात की टेंशन ले रही है? जवाब में सोना ने कुछ नहीं कहा। माही ने अपनी कलाई घड़ी में वक्त देखा तो उसमें रात के 3 बज रहे थे। ये देखकर उसने सोना से कहा, सोना, अब तुझे भी आराम करना चाहिए, रात काफी हो गई है। सोना ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब तू भी घर जा, तेरी माँ तेरे लिए परेशान हो रही होंगी। हम यहाँ आदित्य के पास हैं, सुबह मिलते हैं। माही ने कहा, यार, मैं तुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? सोना ने कहा,
हम ठीक है माही, अब तुम जाओ। माही ने एक बार फिर से सोना को अपने गले से लगा कर कहा, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो चली गई। सुबह 7 बजे अंश कमरे में बेड से टिक कर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा एकदम सख्त था, पर पता नहीं क्यों उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जिसे वो अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहता था। उसके तकिए के पास अब भी वो सफेद रंग का दुपट्टा था, जो कल रात सोना से वहां पर छूट गया था। अंश अपनी गहरी सोच में गुम था कि तभी शौर्य उसकी रिपोर्ट लेकर कमरे में आया। अंश ने उसे देखकर पूछा, क्या कुछ पता चला? कौन थे वो लोग जिसने कल रात मुझ पर हमला किया था? शौर्य ने एक आह भरते हुए कहा, हाँ, वे लोग तुम्हारे राइवल मिस्टर बंसल के लोग थे, और उनके साथ हमारा एक आदमी भी मिला हुआ है। तुम कल क्लब में अकेले थे, इस बात का फायदा उठाकर उन्होंने तुम पर हमला किया था। बट देयर बैड लक दैट यू आर स्टिल अलाइव। आज तक तुम्हें कोई मार पाया है भला? शौर्य ने कहा तो अंश के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, अब मैं उन्हें दिखाता हूँ अंश रायजादा से उलझने का क्या अंजाम होता है। शौर्य ने धीरे से कहा, तू कभी नहीं सुधरेगा। इतना कहकर उसने अपना सर हिला दिया। तभी अंश ने कहा, वैसे क्या मिस्टर खुराना से बात हुई डील को लेकर? शौर्य ने कहा, हाँ, मिस्टर खुराना सुबह 11 बजे तुमसे मीटिंग करना चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें इस हाल में मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। अंश उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोला, ठीक है, 11 बजे की मीटिंग फिक्स करो, उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे। वैसे भी मेरा इस जगह पर दम घुट रहा है। तभी एक नर्स जिसने हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहनी थी, वो अंदर आई। अंश की नजर उस पर पड़ी तो वो बहुत ध्यान से उसे देखने लगा, जैसे वो ये जानना चाहता हो कि ये वही लड़की तो नहीं जो कल रात यहाँ उसके पास आई थी। शौर्य ने ये देखा तो उसे चिढ़ाते हुए बोला, अंश, तू उसे घूरना बंद कर। ऐसा लग रहा है जैसे तू अभी इसी वक्त उसे जिंदा निगलने वाला है। ये सुनकर अंश ने उसे घूर कर देखा तो शौर्य हंसने लगा। नर्स ने अंश के हाथ से ड्रिप निकाल दी और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शौर्य ने कहा, सच सच बताना, तू उसे घूर क्यों रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे लग रहा हो कल रात वाली लड़की यही है? अंश ने फिर से उसे घूर कर देखा तो शौर्य चुप हो गया। इधर सोना वार्ड में ही बने वॉशरूम से कपड़े बदलकर बाहर आई। सुबह ही माँ ही उसके लिए कपड़े और जरूरत का सामान लेकर आई थी। सोना ने अपने गीले बालों को टॉवल से साफ किया और आदित्य को देखने लगी। आदित्य अब भी बेहोश था। कुछ देर बाद उसने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता किया और माही जो उसके पास बैठी थी उससे कहा, माही, तुम छोटे का ध्यान रखना, हमें कुछ काम है, हम कुछ देर में आते हैं। माही ने कहा, लेकिन इस वक्त तुझे क्या काम है? सोना ने उस कोट को पकड़ा और वार्ड से बाहर जाते हुए बोली, हम आकर तुम्हें बताते हैं। इतना कहकर वो चली गई। लगभग 9 बजे वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उस बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द KS एंटरप्राइज। सोना गेट से अंदर आ गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा तो उससे पूछा, मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? सोना अपने हाथ में पकड़े बिजनेस कार्ड को रिसेप्शनिस्ट को दिखाते हुए बोली, जी हम यहाँ इनसे मिलने आए हैं, क्या आप बता सकते हैं ये हमें कहाँ मिलेंगे? रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड को देखकर कहा, ओह, तो आपको मिस्टर शाह से मिलना है, क्या आपके पास उनसे मिलने का कोई अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट ने उसका रिएक्शन देखा तो उससे कहा, सॉरी मैम, अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप उनसे नहीं मिल सकती। कौन है मिस्टर शाह? क्या है उनका सोना से वास्ता? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर। सोना ने रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है मिस, प्लीज एक बार हमें उनसे मिलने दीजिए। सोना उससे जिद करते हुए आगे बोली, प्लीज मिस, हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने सोना की जिद के आगे हार मान ली और गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, मैं सर से बात करके आपको बताती हूँ। इतना कहकर उसने लैंडलाइन से किसी को फोन मिलाकर कहा, सर, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है, पर उसके पास आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं है। सामने से किसी ने कुछ कहा तो रिसेप्शनिस्ट ने ओके सर कहकर फोन रख दिया। फिर उसने सोना से कहा, आप सर से मिल सकती हैं, उनका ऑफिस 21वें फ्लोर पर दाईं ओर है। सोना ने उसे थैंक्स कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लगभग 2 मिनट बाद वो 21वें फ्लोर पर एक ऑफिस के बाहर खड़ी थी। ऑफिस के बाहर दरवाजे पर लिखा था, चेयरमैन मिस्टर K शाह। सोना ने उस नाम को पढ़कर गहरी सांस लेते हुए दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक भारी आवाज आई, कम इन।
सोना ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर आ गई। उसने इधर उधर देखा तो ऑफिस बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। हर एक चीज अपनी सही जगह पर थी। वो ऑफिस को देख ही रही थी कि उसका ध्यान एक आवाज ने खींचा। बोलो, तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? सोना ने उस आवाज की तरफ देखा तो पाया एक बड़ी सी टेबल के उस पार एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। सोना ने कहा, जी, हम आपसे मिलना चाहते थे क्योंकि हमें आपसे थैंक्स कहना था। कल रात आपने हमारी मदद की और हम आपको थैंक्स भी नहीं कह पाए। पहले आपने हमारे भाई को हॉस्पिटल लाने में मदद की और आपने हॉस्पिटल का बिल भी पे किया। उसके लिए हम आपको पर्सनली थैंक्स कहना चाहते थे। तभी कुर्सी पर बैठे इंसान ने कहा, ओ कम ऑन सोना, नो नीड टू थैंक। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो और कौन करता? सोना उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो गई। उसने हैरानी से पूछा, आपको हमारा नाम कैसे पता? तभी कुर्सी पर बैठा आदमी एकदम से सोना की तरफ पलट गया। सोना उसे कंफ्यूज होकर कुछ पल देखती रही। फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी आंखें फैल गई। उसके मुंह से धीरे से निकला, जिसे सिर्फ वही सुन सकती थी, पापा। अचानक से उसके जहन में कई सारी यादें ताजा हो गई। पापा, यू डोंट लव अस। मम्मा के जाने के बाद आपने हमें भुला दिया है। आई हेट यू मिस्टर कबीर शाह, यू आर अ सेल्फिश मैन। इस तरह के शब्द उसके कान में गूंजने लगे। उसके सामने खड़ा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके पिता कबीर शाह थे। कबीर शाह दिल्ली के साथ इंदौर के भी मशहूर उद्योगपति थे। उनकी सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री दिल्ली में थी और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। सोना की माँ जब सोना 8 साल की थी तब एक बीमारी के चलते चल बसी थी। उसके बाद कबीर ने दूसरी शादी कर ली थी। सोना की स्टेप मॉम उसे हर रोज परेशान करती थी और कबीर भी उसके और उसके छोटे भाई के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। सोना जब 10 साल की थी तब वो आदित्य को लेकर घर से चली गई और कबीर ने भी उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। 13 साल बीत गए थे इस बात को और आज वो एक बार फिर से एक दूसरे के सामने थे। कबीर के बाल अब थोड़े सफेद हो गए थे और उनकी आवाज में भी काफी बदलाव आ गया था, इसलिए सोना उसे पहली मुलाकात में पहचान नहीं पाई। सोना अब भी उसी तरह हैरान खड़ी अपने पिता को देख रही थी। उसने अपने हाथ में कोट को कसकर पकड़ रखा था। कबीर मुस्कुराते हुए सोना के सामने आकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने सोना से कहा, कैसी हो बेटा? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इतना कहकर सोना को अपने गले से लगा लिया। सोना की आंखें आंसुओं से भर गई थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ पल बाद उसने कबीर को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है मिस्टर शाह, हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। ये सुनकर कबीर ने कहा, ओ कम ऑन सोना, तुम किससे झूठ बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें कल रात को ही पहचान लिया था जब तुम मेरी कार में बैठी थी। मैंने तुम्हारे गले में वो तुम्हारी माँ का लॉकेट देखा था। उसकी बात सुनकर सोना ने अपना चेहरा सख्त करते हुए कहा, अगर हमें पता होता हम जिससे मदद ले रहे हैं वो आप है मिस्टर कबीर शाह तो यकीन मानिए हम कभी ऐसा नहीं करते। हम आपसे आज भी उतनी ही नफरत करते हैं जितनी 13 साल पहले करते थे। कबीर ने कहा, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने आने से डर लग रहा था। अगर मैंने उस वक्त तुम्हें अपने बारे में बता दिया होता तो तुम कभी भी मुझसे मदद नहीं लेती, चाहे तुम आदित्य को मरने के लिए छोड़ देती। सोना ने ये सुना और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। कबीर ने उसे कंधों से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें ढूंढने में दिन रात एक कर दिया था, पर तुम मिली तो कैसे? इस हाल में अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें और आदित्य को मेरे साथ दिल्ली ले जाऊंगा। तुम्हें मेरे रहते इतना सफर करने की जरूरत नहीं है सोना। सोना ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। हम यहाँ आपको थैंक्स कहने आए थे मिस्टर शाह, और आपने जो हमारे भाई के इलाज के लिए बिल पे किया उसे हम जल्द ही आपको लौटा देंगे। उसने इतना कहा और कोच को कबीर की तरफ बढ़ा दिया। कबीर ने उसके हाथों को देखा, फिर अपने चेहरे पर निराशा के भाव लाते हुए कहा, तुम अभी भी उतनी ही जिद्दी हो जितनी 13 साल पहले थी, बिल्कुल भी नहीं बदली। ये सुनकर सोना ने कहा, हमारे पास आपकी बकवास बातें सुनने का वक्त नहीं है मिस्टर शाह। इतना कहकर वो कोट को कबीर के हाथ में पकड़ा कर चली गई। उसके जाने के बाद कबीर ने अपने हाथ में पकड़े कोट को देखा और उसे जमीन पर पटकते हुए कहा, ये कभी मेरी बात नहीं मानती। आई थिंक अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोना अपने पापा से मिलकर वापस हॉस्पिटल आ रही थी।
अपने पापा से इतने सालों बाद मिलकर उसके अंदर इमोशंस की बाढ़ आ गई थी। 13 साल बीत गए थे उस बात को, पर आज भी उसके जहन में अपने पापा के लिए वही इमेज थी, एक केयरलेस एंड सेल्फिश इंसान की। उसने मन में सोचते हुए कहा, अगर आपको हमारी इतनी ही परवाह थी तो आपने हमें 13 साल पहले जाने से क्यों नहीं रोका? क्यों आपने हमारा ख्याल नहीं रखा जब माँ के जाने के बाद हमें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी थी? आपको हमारा नहीं तो आदित्य का तो ख्याल होता। सोना अपने सोच में गुम चली आ रही थी। वो रोड पार करते हुए हॉस्पिटल के अंदर जा ही रही थी कि उसने देखा एक ठेले वाला रोड क्रॉस कर रहा है और उसी वक्त एक ब्लैक कार तेज रफ्तार से हॉस्पिटल कैंपस से बाहर निकली और सीधा उस ठेले से टकरा गई। सोना तेजी से उस ठेले वाले की ओर भागी। उसने उसे जमीन से उठाते हुए पूछा, बाबा आप ठीक हैं? वो बूढ़ा आदमी अपना सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि उसके ठेले का सारा सामान रोड पर बिखर गया है। सबका ध्यान अब उनकी तरफ था। वो ब्लैक कार ठेले से टकराने की वजह से सामने कुछ दूर जाकर रुक गई थी। सोना गुस्सा करते हुए उस गाड़ी की ओर बढ़ी और गाड़ी का शीशा खटखटाते हुए बोली, हो मिस्टर, कार से बाहर आओ। क्या आप रोड पर चल रहे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हो जो इतनी स्पीड से गाड़ी भगा रहे थे? अब तक भीड़ जमा हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी उस लड़की को गुस्से से देख रहा था। सोना बिना रुके शीशे पर अपना हाथ मार रही थी। तभी कार का दरवाजा खुला और ऊपर से नीचे तक काले रंग का कपड़ा पहने हुए एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा देखकर सोना की आंखें बड़ी हो गई। सोना ने उसे पहचान लिया था। ये वही आदमी था जो कल रात आईसीयू में उसे मिला था, जिसे उसने पानी पिलाया था, जिसके बारे में सोना अब तक भूल चुकी थी। सोना के सामने खड़ा वो शख्स उसे अपनी काली गहरी आंखों से ऐसे देख रहा था जैसे वो उसके अंदर तक झांक रहा हो, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सोना ने सोचते हुए अपने मन में कहा, इज ही अ रोबोट? सोना अभी अपनी सोच में गुम ही थी कि उस आदमी की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। What do you want from me? सोना उससे दूर हट गई और उसे देखते हुए मन में आगे बोली, Why does his aura feels intimidating? कल रात जिस तरह वो उसके सामने कमजोर था, आज बिल्कुल उसके अपोजिट बहुत ही डोमिनेटिंग लग रहा था। सोना खुद को संभालते हुए बोली, You should say sorry to him, mister. अंश ने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए इम्पेशेंटली कहा। What? सोना ने कहा, लगता है आपको इंग्लिश समझ नहीं आती। हमने कहा आपको उनसे सॉरी कहना चाहिए और उनके नुकसान की भरपाई भी करनी चाहिए। अंश ने ये सुना और उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई पागल हो। जल्द ही उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने सोना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लड़की, तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त किससे बात कर रही हो? सोना ने आज लाइट ब्लू चूड़ीदार सूट पहना था। उसकी खूबसूरत नीली आंखें, मेकअप के नाम पर होठों पर सिर्फ लिप ग्लॉस, माथे पर काली बिंदी और दोनों हाथों में कुछ चूड़ियां थी। कानों में छोटे छोटे झुमके थे और उसके काले लंबे बाल गुथे हुए थे। इस वक्त सोना बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो अंश रायजादा है ना? तभी दूसरे ने कहा, अब तो ये लड़की गई काम से। सभी उन दोनों को घेर कर खड़े थे। अंश के बॉडीगार्ड्स भी वहां आ गए थे। एक बॉडीगार्ड सोना की तरफ बढ़ने लगा तो अंश ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। उसे अपने सामने खड़ी इस नीली आंखों वाली लड़की से वही खुशबू महसूस हो रही थी जो उस दुपट्टे से आ रही थी। अंश अपनी सोच में गुम था कि तभी सोना की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी, हमें नहीं पता आप कौन है, बस हम इतना जानते हैं कि आपने इन्हें हर्ट किया है, इसलिए आपको सॉरी कहना चाहिए। सोना के अंदर ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ रही थी। वो अपने सामने खड़ी ग्रीक गॉड जैसे दिखने वाले आदमी की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। अंश ने गुस्से से उसे देखा, फिर उसने अपनी अकड़ में कहा, मैं शिवांश सिंह रायजादा हूँ, जिसने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा, और तुम चाहती हो मैं इस 2 कौड़ी के इंसान से माफी मांगू? तभी ठेले वाला सोना के पास आया और बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए धीरे से बोला, बेटा रहने दो ना, हमारी ही गलती है, क्यों बात को बढ़ाना? ये सुनकर सोना बोली, नहीं बाबा, गलती आपकी नहीं बल्कि इस आदमी की है, तो सॉरी भी इन्हें ही कहना चाहिए। ये सुनकर ठेले वाला चुपचाप खड़ा हो गया। सोना ने अंश से एक बार फिर से कहा, लुक मिस्टर, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको जानने में, इसलिए आप हमारा और अपना वक्त बर्बाद ना करते हुए जल्दी से इनसे सॉरी कहिए और इन्हें इनके नुकसान की भरपाई करके जाइए यहाँ से। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही आपको? अंश उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आज तक किसी ने भी उससे इतनी बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं की थी।
और इस लड़की ने आज 4 लोगों के सामने 2 बार उसे भला बुरा सुना दिया था। अंश ने गुस्से से कहा, तुम मुझे समझा रही हो? मुझे? द अंश रायजादा को? सोना ने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और उसे घूरते हुए बोली, जी हाँ, अगर आप गलत हैं तो आपको सॉरी कहना चाहिए। इतना बेसिक मैनर तो पता ही होगा आपको। सोना की बातें अंश के गुस्से पर पेट्रोल छिड़कने का काम कर रही थी। अंश से अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से में सोना की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, सॉरी सुनना है तुम्हें? इतना कहकर वो सोना के होठों पर अपने होठ रखकर जबरदस्ती उसे किस करने लगा। क्या सोना और अंश की इस मुलाकात के बाद आएगा उनकी जिंदगी में कोई नया मोड़? क्या ये रिश्ता प्यार में बदलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश सोना के होठों पर अपने होठ रखकर जबरदस्ती उसे किस करने लगा। उसकी इस हरकत पर सोना की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ाकर अपनी पूरी ताकत से उसे एक तमाचा मार दिया, जिससे अंश का सर एक ओर झुक गया। उसने गुस्से से सोना को देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू! इतना कहकर सोना के दोनों हाथों को पकड़कर मोड़ते हुए कमर से लगा दिए। फिर दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़कर बिना वार्निंग के किस करने लगा। इस बार उसके किस करने में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वो सोना के होठों को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। कुछ देर बाद सोना की सांसें उखड़ने लगी तो अंश उससे दूर हुआ, पर उसने उसे छोड़ा नहीं। सोना की सांसें तेज हो चुकी थी और उसका शरीर घबराहट की वजह से कांप रहा था। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू थे और वो सहमी नजरों से अंश को देख रही थी। अंश को बहुत गुस्से में देखकर उसने इस बार कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर अंश खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और सोना के पास आते हुए अपनी हस्की वॉइस में बोला, याद रखना, मेरा नाम अंश रायजादा है, जिसे झुकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और रही बात सॉरी की, तो तुम उसे भूल जाओ। अंश रायजादा ने आज तक ना किसी से सॉरी कहा है और ना कभी कहेगा। सोना के गले से अंश की गर्म सांसें टकरा रही थी, जिससे उसने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया। उसने उसकी कलाई को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके हाथ की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस रही थी। अंश ने उसकी बंद पलकों को देखा जो नम थी। ये देखकर उसने उसे छोड़ दिया तो सोना ने झट से अपनी आंखें खोली। अंश ने उसके होठों के किनारे पर लगे खून को अपने अंगूठे से साफ करके कहा, अगली बार मुझसे उलझने से पहले उसके अंजाम के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकती उतना बुरा कर सकता है ये अंश रायजादा। ये कहते हुए उसने अंगूठे पर लगे खून को अपने होठों से लगाकर कार के पास आ गया। उसने कार से नोटों के 2 बंडल उस ठेले वाले के हाथ में रखते हुए कहा, और ये तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है उसके लिए। इतना कहकर एक बार सोना को देखते हुए कार में बैठ गया। इस बार भीड़ ने अपने आप ही उसके लिए रास्ता बना दिया और वो चला गया। सोना बुत बनकर उसी जगह खड़ी थी। तभी ठेले वाला अंकल उसके पास आकर बोला, बेटी, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर उन साहब ने तुम्हारे साथ ज्यादा बुरा कर दिया होता तो। फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुमने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। सोना बस चुप खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना है। उस आदमी ने सोना के आगे हाथ जोड़े और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सोना ने उल्टे हाथ से अपने होठ को साफ किया और अपने चारों तरफ देखने लगी। वहां पर जमा भीड़ अब सोना को ही देख रही थी। उनकी अजीब नजरों को अपने ऊपर महसूस करके वो काफी डर गई। उसने खुद को संभाला और हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। सोना सीधे अपने भाई के वार्ड में आ गई। उसने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टिक कर जमीन में बैठ गई। फिर उसने अपने दोनों घुटने पर अपना चेहरा छुपा लिया और रोते हुए बोली, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है महादेव? क्यों आप हमें हर बार एक ही जगह पर लाकर पटक देते हैं? क्यों? इतना कहकर वो सुबकने लगी। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई और वो वहीं पर बैठे बैठे ही सो गई। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर किसी के सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। उसके सामने अंश सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसके शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले थे। उसके एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। वो आदमी अंश के सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंश अपने हाथ में गन को घुमाते हुए बोला, शेखर,
तुम्हें पता है ना, मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसा कहते हुए वो सामने की ओर थोड़ा सा झुका। उसकी दोनों आंखों में तूफान जैसा कुछ था। शेखर अंश का खास आदमी था, पर उसने कल रात ही उसे उसके दुश्मनों के साथ मिलकर धोखा दिया था और उसे मारने का प्लान बनाया था। अंश की भयानक आवाज सुनकर शेखर को पसीना आना शुरू हो गया। उसने अपने माथे का पसीना अपने हाथ से पोंछते हुए कहा, सर प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अंश ने अपनी कड़क आवाज में कहा, मुझे पता है तुम मेरे दुश्मनों से मिले हुए हो और कल रात क्लब में तुमने ही मुझ पर हमला करवाया था। तुम्हें क्या लगा था मैं कुछ जान नहीं पाऊंगा? ऐसा कहते हुए वो इस आदमी की आंखों में देखे जा रहा था। शेखर की हालत खराब हो गई थी। उसने रोते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं। शेखर की बात पूरी होती उससे पहले उसके सिर के बीचों बीच एक गोली आकर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। अंश ने गन से निकल रहे धुएं को फूंक मारते हुए कहा, आई हेट लायर्स। इतना कहकर वो उठा और शौर्य से बोला, इसे कहीं फेंक दो, कल की न्यूज में इसका फोटो आना चाहिए। मेरे दुश्मनों को भी तो पता चलना चाहिए मुझसे उलझने वालों का क्या अंजाम होता है। उसने ऐसा कहा तो एक बार फिर से उसके दिमाग में इस नीली आंखों वाली लड़की का ख्याल आया, जिसके बारे में वो पूरे दिन सोच रहा था। उसकी घबराई हुई नीली आंखें बार बार अंश की आंखों के सामने आ रही थी, जो अंश को बेचैन कर रही थी। एक बॉडीगार्ड ने उसके हाथ से गन ले लिया और उसे एक टॉवल दे दिया। उसने अपने दिमाग से उसके ख्यालों को झटका और अपने हाथ साफ करते हुए बोला, दिल्ली जाने की तैयारी करो। इधर सोना आदित्य के पास बैठी थी। उसने डॉक्टर से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी, इसलिए आदित्य के पास रहने के अलावा उसके पास कोई और काम नहीं था। आदित्य को अब भी होश नहीं आया था। सोना ने वक्त देखा तो रात के 8 बज रहे थे। तभी सोना को अपने पेट में मरोड़ उठने लगी, क्योंकि उसने सुबह के नाश्ते के बाद से कुछ भी नहीं खाया था। वो कैंटीन की तरफ आई। तभी उसने कुछ स्टाफ को आपस में बात करते सुना। हाँ ये वही है, जब वो सब हो रहा था तब मैं भी वहीं पर था। मैंने देखा इसने जानबूझकर सीन क्रिएट किया था। दिखने में तो कितनी सीधी सादी है, पर हरकतें देखो इसकी। इसने द ग्रेट अंश रायजादा को फंसा लिया। सच अ गोल्ड डिगर। सोना के कान में ये आवाज पड़ी और उसके कान खड़े हो गए। वो उनके पास आकर बोली, क्या कहा? उस स्टाफ ने कुछ नहीं कहा और टीवी पर चल रहे न्यूज की तरफ इशारा किया। टीवी पर न्यूज चल रही थी। दिल्ली का मोस्ट एलिजिबल बैचलर अंश रायजादा आज सुबह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच सड़क पर क्यूट फाइट करते नजर आई। उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें थप्पड़ मारा और बदले में अंश रायजादा ने उन्हें 2 बार किस किया। ऐसा तो तभी होता है जब कपल्स के बीच रोमांटिक फाइट होती है। उन दोनों को किस करते देख वहाँ पर भीड़ उमड़ गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोनों कितने करीब होकर पूरी दुनिया को अपना प्यार शो ऑफ कर रहे हैं। कहा जा रहा है वीडियो में दिखाने वाली लड़की एक मामूली सी नर्स है। इसके अलावा उसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। वीडियो में अंश का चेहरा तो साफ नजर आ रहा था, पर सोना ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। सोना ने ये देखा और उसकी आंखें फैल गई। एक बार फिर से उस दृश्य को देखकर सोना के दिमाग में कई सारे ब्लास्ट होने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश होकर गिर गई। रात 8 बजे। कुछ देर बाद सोना को होश आया और वो उठकर बैठ गई। वो अपने भाई के वार्ड में सोफे पर थी। उसने देखा कि आदित्य के बेड के पास कबीर शाह बैठे हैं। सोना को जागते हुए देखकर कबीर उसके पास आते हुए बोले, सोना तुम्हें होश आ गया? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी बेटा। इतना कहकर उन्होंने सोना के सर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सोना उसे रोकते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं मिस्टर शाह? कबीर ने कहा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो सोना? ऑफ कोर्स मैं यहाँ आदित्य और तुमसे मिलने आया हूँ। सोना सोफे से खड़े होते हुए बोली, लेकिन हमने सुबह कहा था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, फिर क्यों आप हमें अकेले नहीं छोड़ देते? कबीर ने कहा, सोना पागलों जैसे बात मत करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रही? इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। सोना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप गलत समझ रही हैं, ना कल हमें आपकी जरूरत थी और ना आज है। हमने जिस तरह से अपना ध्यान पिछले 13 साल से रखा है वैसे ही अब भी रख सकती हूँ। अब आप जाइए यहाँ से। इतना कहकर वो आदित्य की तरफ जाने लगी तो कबीर ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर कहा, इनफ इज इनफ सोना, मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पापा से इस तरह बात करोगी। अगर कल रात मैं नहीं होता
तो आदित्य उस सड़क पर पड़ा होता और तुम कुछ भी नहीं कर पाती। कौन करता तुम्हारी मदद? कौन हॉस्पिटल का बिल भरता? अब भी देर नहीं हुई है। अगर मैं चाहूँ तो अब भी आदित्य का ट्रीटमेंट रुकवा सकता हूँ और तुम्हें इस हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा सकता हूँ। सोना ने हैरानी से उसे देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कबीर इस तरह बात कर सकता था। वो कबीर की तरफ देखते हुए बोली, "You can't do that." कबीर बोला, "Yes, I can." सोना कुछ और भी कहने को थी कि तभी उसे आदित्य की आवाज सुनाई दी। सोना ने अपना हाथ कबीर के हाथ से छुड़ाया और आदित्य के पास आकर बोली, "तुझे होश आ गया छोटे, महादेव का लाख लाख शुक्र है।" आदित्य को होश आ गया था, पर उसकी हालत में अब भी कोई खास सुधार नहीं था। उसके सिर और पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। कबीर सोना के पास आते हुए आदित्य से बोला, "थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया आदित्य। मैं और तुम्हारी दी बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा पापा हूँ, कबीर शाह।" आदित्य ने सोना को ऐसे देखा जैसे वो पूछ रहा हो कि क्या ये बात सच है, क्योंकि सोना ने जब आदित्य के साथ घर छोड़ा था तब वो बहुत छोटा था। सोना ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने पिता से नफरत करती थी, लेकिन इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि इस वक्त आदित्य कबीर की वजह से जिंदा है। सोना ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में आए और आदित्य को पूरी तरह से खतरे से बाहर बताकर चले गए। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। आदित्य दवाई की वजह से सो चुका था, पर सोना की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। पिछले 2 दिनों से उसके साथ जो हो रहा था वो उसी के बारे में सोच रही थी। पहले आदित्य को चोट लगना, 13 साल बाद अपने पिता से मिलना और फिर अंश का उसके करीब आना। उसका मन बहुत अशांत था। उसने अपनी कलाई देखी, जिसको सुबह अंश ने कस कर पकड़ा था, जिससे उसकी कुछ चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी। इधर अंश अपने प्राइवेट जेट से दिल्ली वापस जा रहा था। उसके चेहरे पर रोज की तरह कोई भाव नहीं थे। उसके हाथ में सफेद रंग का कपड़ा था, जिसे उसने कस कर पकड़ रखा था। उस कपड़े से एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो अंश को बेचैन कर रही थी। सुबह 9 बजे सोना आदित्य को दवाई खिलाने के बाद उसका मुंह टिश्यू से साफ करके उसके पास बैठ गई। उसने उसका हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, "छोटे, हमें सच सच जवाब देना, तेरी ये हालत किसने की?" आदित्य ने जैसे ये सुना तो वो काफी घबरा गया। उसने कहा, "दी, ये सब मेरे साथ उसने किया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके रास्ते में आया तो अगली बार वो मुझे जान से मार देगा, और उसने ये भी कहा कि वो आपसे बहुत जल्द मिलेगा।" इतना कहकर वो रोने लगा। सोना उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, "कोई हमें कुछ नहीं करेगा। तुम्हारे ठीक होते ही हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर।" आदित्य जिसके बारे में बात कर रहा था, उसे सोचते हुए उसकी आंखों में अजीब सा डर था। कुछ देर बाद आदित्य सो गया। सोना उसे छोड़कर रिसेप्शन पर आई। उसने अपने हाथ में पकड़े कार्ड से एक नंबर डायल किया। फोन उठते ही सोना ने बिना किसी भाव के कहा, "हेलो मिस्टर शाह, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं।" आदित्य किसकी बात कर रहा था? कौन है वो जिसके डर से आदित्य भाग रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 2 दिन बाद कबीर ने आदित्य को हॉस्पिटल से ट्रांसफर करवा दिया था। वो उसके आगे के इलाज के लिए दिल्ली एम्स में बात कर चुका था। उसके साथ ही सोना भी अपनी इंटर्नशिप एम्स में ही जारी रखने वाली थी। सोना इस वक्त अपने छोटे से किराए के मकान के सामने अपना और आदित्य का लगेज लेकर खड़ी थी। उसने इस घर में आदित्य के साथ कई साल बिताए थे। उन दोनों ने कई सारी यादें बनाई थी। इस घर में कभी वो साथ में बैठकर हंसते थे, कभी साथ बैठकर रोते थे। आज जब वो इस घर को छोड़कर जा रही थी तो उसके लिए ये थोड़ा मुश्किल था। कबीर सोना के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, "चलें, फ्लाइट का वक्त हो रहा है।" सोना ने हाँ में सर हिलाकर अपनी आंखों के कोने से अपने आंसू साफ किए और कार में आकर बैठ गई। उनकी कार जैसे ही वहां से निकली, तभी एक ब्लैक कार आकर उसके घर के सामने रुकी। उस कार से एक 30 साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। उस आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़कर घर पर लगे ताले को देखा। तभी पीछे से मकान मालिक की आवाज आई, "बेटा, इस घर पर रहने वाली बिटिया अपने भाई के साथ अभी अभी घर को खाली करके चली गई।" वो आदमी बिना मकान मालिक को देखे बोला, "कहाँ गई वो?" मकान मालिक ने कहा, "अब ये तो मुझे नहीं पता बेटा।" तभी उस आदमी ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर दरवाजे पर मारते हुए कहा, "कब तक भागोगी मुझसे?" नई दिल्ली
एयरपोर्ट दोपहर 1 बजे। सोना दिल्ली पहुंच चुकी थी। एक बार फिर से अपने शहर आकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। उसके लिए दिल्ली नई नहीं थी और ना ही यहाँ के लोग नए थे। उसने उन लोगों के चेहरे देखने के लिए खुद को तैयार कर लिया था जिनसे वो बहुत नफरत करती थी। आदित्य को एम्बुलेंस से एम्स अस्पताल ले जाया गया। कबीर ने उसको एडमिट करने के लिए पहले ही एम्स के डायरेक्टर से बात कर ली थी। हॉस्पिटल के सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद कबीर सोना को लेकर अपने घर आ गया। उनकी कार एक बड़े से बंगलो के बाहर आकर रुकी। नौकर ने कार का गेट खोला और कबीर बाहर आया। उसको देखकर नौकर ने अपना सर झुका लिया। सोना ये सब कार के अंदर से देख रही थी। उसने अंदर से ही देखा कि घर कितना बड़ा और खूबसूरत है। तभी करीब 50 साल की औरत जिसने चटक लाल रंग की डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी, वो भागकर कबीर के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, "ओ डार्लिंग, तुम वापस आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी।" कबीर उसे खुद से दूर करते हुए बोला, "मीरा, मैं अकेले नहीं आया हूँ। देखो मेरे साथ कौन आया है।" उसने इतना ही कहा था। तभी सोना कार का गेट खोलकर बाहर आई। मीरा उसको अपनी एक भौहें उठाकर देखने लगी। फिर अपनी भौहें उचकाते हुए उसने पूछा, "ये लड़की कौन?" वो पूछ ही रही थी कि उसने सोना की नीली आंखों को देखा और वो सब समझ गई। उसके मुंह से अचानक निकला, "सोना।" इतना कहकर उसने कबीर को देखा। जल्द ही उसके होठों पर चालाकी से भरी मुस्कान आ गई। वो सोना के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, "वेलकम होम स्वीटहार्ट, आई मिस्ड यू सो मच।" सोना उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, "हमने भी आपको बहुत याद किया, मिसेस मीरा शाह।" ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मिसेस मीरा शाह कबीर शाह की दूसरी पत्नी और सोना आदित्य की सौतेली माँ थी। उसने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था, जिससे वो अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी। वो अपने होठों पर चालाकी से भरे मुस्कान लिए सोना को देख रही थी। मीरा मुस्कुरा कर बोली, "चलो अंदर चलकर बात करते हैं। मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है।" इतना कहकर वो सोना का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अंदर ले गई। सोना घर को देखने लगी। वो सालों पहले अपने भाई और माँ के साथ इस घर में रहती थी। तब की यादें एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगी और वो काफी भावुक हो गई। कबीर ने सोना का सामान नौकरों के हाथों ऊपर वाले कमरे में भिजवा दिया। फिर उसने सोना से कहा, "सोना, जाओ आराम करो। तुम बहुत थक गई होंगी। हम शाम को हॉस्पिटल चलेंगे।" मीरा ने ये सुनकर कहा, "हॉस्पिटल? क्यों? कुछ हुआ है क्या कबीर?" कबीर ने कहा, "हाँ, आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट है।" मीरा ने ये सुना तो उसकी भौहें तन गई। उसने कहा, "ओ आई सी, क्या हुआ है उसे?" सोना ने कहा, "जी, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, मिसेस शाह।" उसने इतना कहा तो कबीर बोले, "सोना, तुम मीरा से ये कैसे बात कर रही हो? मीरा तुम्हारी माँ है, तुम उसे मिसेस शाह क्यों बुला रही हो?" ये सुनकर सोना ने कबीर को देखा। आज भी ये आदमी अपनी पत्नी की ही साइड ले रहा था। सोना ने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा और उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ नौकरों ने उसका सामान रखा था। उसके जाने के बाद मीरा ने कहा, "इट्स ओके डार्लिंग, तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए।" इतना कहकर वो दोनों सोफे पर बैठ गए। कबीर अपने माथे पर उंगली से सहलाते हुए कुछ सोचने लगा। इधर सोना कमरे में आ गई। वो कमरा बहुत बड़ा और सुंदर था। वहाँ पर जरूरत की सारी चीजें थी। बड़ा सा बेड था, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे तकिए सलीके से सजे हुए थे। कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था और उसमें सबसे सुंदर जगह वहाँ की बालकनी थी, जहाँ पर एक झूला और बहुत सारे छोटे छोटे गमले रखे थे जिनमें रंग बिरंगे फूल थे। उस जगह को देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। ये वही कमरा था जिसमें वो अपनी माँ के साथ रहती थी। सोना बालकनी में आकर झूले पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पुरानी यादों में खो गई। इस बीच उसकी आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। इधर अंश 2 दिन बाद ऑफिस आ रहा था। 2 दिन पहले इंदौर से वो शौर्य को बिना बताए दिल्ली आ गया था और अपने मेंशन में था। पिछले 2 दिनों से वो किसी से भी नहीं मिला और ना ही किसी से बातें की। अंश की कंपनी का नाम द AR एम्पायर था। ये कई मंजिल की बड़ी सी बिल्डिंग थी। अंश जैसे ही अंदर आया, उसने देखा कुछ एम्प्लॉइज एक जगह खड़े होकर आपस में गॉसिप कर रहे थे। उन सब ने अंश को देखा तो सीधे खड़े हो गए और सबने एक साथ उसे ग्रीट किया। अंश ने सबको इग्नोर किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद फिर से एम्प्लॉइज बातें करने लगे। उनमें से एक एम्प्लॉय ने कहा, "तुमने देखी नहीं 2 दिन पुरानी न्यूज जो आज भी ट्रेंड में है?
इधर अंश 35वें माले पर आ गया। उस फ्लोर में अंश के करीबियों के अलावा और किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। क्रिश अंश का असिस्टेंट था। उसने अंश को ग्रीट किया और केबिन का दरवाजा खोला तो अंश ने कहा, क्रिश, ब्रिंग मी अ ब्लैक कॉफी। क्रिश ने कुछ नहीं कहा और गेट बंद करके उसके पीछे अंदर आकर अंश के पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि अंश अंदर आते ही किसी को देखकर अपनी जगह पर रुक गया था। उसके केबिन में उसके डैड यानी शिवा सिंह रायजादा और शौर्य सोफे पर बैठे उसे ही देख रहे थे। एक लड़का अंश के स्विंग चेयर में बैठा झूल रहा था। वो रिहान था, अंश का छोटा भाई। रिहान ने जैसे ही अंश को अंदर आते देखा, वो जल्दी से उसकी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उसके पास दौड़कर आते हुए बोला, ओ भाई, आपने तो कमाल कर दिया। इतने दिनों से भाभी को हम सबसे छुपाकर कहाँ रखा है? हाँ, बोलो बोलो। रिहान अपने शरारती अंदाज में अंश को देख रहा था। अंश उसकी बात सुनकर उसे आंखें छोटी करके देखने लगा। ये देखकर रिहान ने कहा, ओ कम ऑन भाई, टीवी पर पिछले 2 दिनों से आपके बारे में न्यूज चल रही है। आपने कैसे उसे अपनी बाहों में भर रखा था और उसे सबके सामने। वो कह ही रहा था कि शिवा ने अपना गला साफ करने का नाटक किया तो उनकी आवाज से रिहान चुप हो गया। शिवा ने कहा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे अंश? हम सब ने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फोन भी बंद था। भाई साहब भी तुम्हारे लिए काफी परेशान थे। अंश ने कहा, मैं बस अकेले रहना चाहता था डैड, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इतना कहकर वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। शिवा ने पूछा, क्या न्यूज में जो चल रहा है वो सच है? अगर है भी तो तुम्हें उससे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब ने पहले ही तुम्हारा रिश्ता अपने सबसे अच्छे दोस्त की बेटी से तय किया है। अंश ने ये सुना तो उसके हाथ पेन तक पहुंचते ही रुक गए। शिवा ने आगे कहा, तुम्हें उनके फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए अंश। अंश ने पेन को पकड़ा और उसके कैप से खोलते हुए बोला, नहीं, वो सच नहीं है। ये सुनकर शौर्य और शिवा एक दूसरे को देखने लगे। अभी रेहान ने कहा, लेकिन भाई, आपने उस लड़की को सबके सामने किस किया, हम सब ने देखा। अंश ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस। इतना बोलते हुए वो रुक गया, क्योंकि फिर से सोना का वो रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। शिवा सोफे से उठते हुए बोला, वेल, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस वीडियो को सोशल साइट से हटवा दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए और उस लड़की के लिए ठीक नहीं है। इतना कहकर शिवा वहाँ से चले गए। उनके जाते ही एक और शख्स केबिन में आया। वो दीप था, अंश का दूसरा बेस्ट फ्रेंड। उसने अंदर आते ही कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, तू किसी लड़की के साथ? भाई, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐसा भी कर सकता है। अंश ने उसे घूर कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज सभी लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। उसने क्रिश को अब भी वहीं पर खड़े देखा तो उसने गुस्से में कहा, लगता है तुम्हें फिर से ट्रेनिंग की जरूरत है। मैंने कहा मुझे कॉफी चाहिए, डैम इट। इतना कहकर उसने अपने पेन को जोर से पटक दिया। क्रिश ने सर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी सर। इतना कहकर वो बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद दीप ने अपनी भौहें उठाकर शौर्य से कुछ पूछा तो शौर्य ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अंश ने अपनी उंगली से अपने माथे को रगड़ते हुए शौर्य से कहा, शौर्य, वो मिस्टर शाह का क्या हुआ? वो कब तक पैसे वापस कर रहा है? शौर्य ने कहा, उसने 1 महीने का वक्त मांगा था और इसे पूरा होने में सिर्फ 4 दिन बाकी है। अंश ने कहा, तो फिर किस चीज का इंतजार है? पता करो वो कहाँ है। 4 दिन में मुझे मेरे 700 करोड़ रुपए कैसे भी करके वापस चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सर हिलाया। शाम का वक्त। सोना हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने लाल रंग का सलवार सूट पहना था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो कमरे से बाहर आई और किचन जाकर आदित्य के लिए टिफिन तैयार करने लगी। किचन में काम करने वालों ने उसे रोकना भी जरूरी नहीं समझा, पर सोना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपना काम खुद करने की आदत जो थी, उसने जल्द ही टिफिन तैयार कर लिया और किचन से बाहर आ गई। मीरा जो लिविंग रूम में बैठकर अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही थी, वो अपने नाखून को फूंक मारते हुए बोली, अच्छा है जो तुम्हें अपना काम खुद करना आता है, क्योंकि यहाँ कोई नौकर फ्री नहीं रहता जो तुम्हारी मदद कर दे। सोना ये सुनकर वहीं रुक गई। फिर उसने कहा, जी हाँ मिसेस शाह, हमें अपना काम खुद करना आता है। वो क्या है ना, हमें कुछ आलसी लोगों की तरह बैठे बैठे मुफ्त की रोटी खाने की आदत नहीं है। उसके इतना कहने पर मीरा उसे घूर कर देखते हुए बोली, ए लड़की, मुझे आलसी कह रही हो और मैं मुफ्त की रोटी खाती हूँ? सोना ने कहा, हमने कब आपको आलसी कहा, ये तो आप खुद ही कह रही हैं। मीरा कुछ और भी कहने वाली थी कि तभी उसने कबीर को सीढ़ी से नीचे आते हुए देखा तो वो चुप हो गई।
क्या है न्यूज में चल रही खबर का सच? क्या सच में अंश की शादी तय हो चुकी है, जिसके बारे में अंश को खबर तक नहीं थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कबीर ने सीढ़ियों से नीचे आकर कहा, चले। सोना ने कहा, हम अपना बैग लेकर आते हैं। इतना कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं कबीर सीधा बाहर निकल गया। तभी एक ब्लैक कार गेट से एंटर हुई। कबीर की नजर उस पर पड़ी तो उसकी चाल की गति धीमी पड़ गई। उस कार का गेट एक गार्ड ने खोला और उसमें से अंश अपना कोट ठीक करते हुए बाहर आया। कबीर को देखकर उसने कहा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मिस्टर शाह। कबीर ने अंश को अपने सामने देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अंश के साथ शौर्य भी था। कबीर ने हकलाते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाता। अंश ने कहा, वेल मिस्टर शाह, अब आपने तो अपना नंबर बंद कर रखा है, तो मैंने सोचा आपसे मिल ही लूं। हम अंदर चलकर बात करें। इतना कहकर वो कबीर के बगल से होकर घर के अंदर आ गया और सीधा आकर सोफे पर बैठ गया। उसके पास ही शौर्य भी बैठ गया। उन दोनों को अपने घर पर देखकर मीरा हैरान हो गई। उसने कबीर को वापस से घर के अंदर आते देखा तो वो उसके पास आकर धीरे से बोली, कबीर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कबीर ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा तो मीरा चुप हो गई। अंश पूरे घर में अपनी नजर दौड़ाते हुए बोला, नाइस हाउस मिस्टर शाह, इसकी कीमत कितनी होगी? कबीर उसके इस अजीब सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, मैं आपका मतलब समझा नहीं। अंश ने कहा, मुझे आपका ये घर बहुत पसंद आया। मैं सोच रहा था 700 करोड़ के बदले मैं इस घर को अपने पास रख लूं, या फिर वो जोरबाग वाली जमीन के बारे में क्या ख्याल है आपका? उसने इतना कहा तो कबीर की आंखें फैल गई। अंश ने आगे कहा, मैंने सुना है उसकी कीमत अरबों में है। कबीर ने अपने माथे का पसीना साफ करते हुए कहा, मैं वो जमीन आपको नहीं दे सकता मिस्टर रायजादा। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। अंश ने सरकास्टिकली कहा, कम ऑन मिस्टर शाह, आप पिछले 2 महीने से यही बात कहते कहते थक नहीं गए? कबीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रायजादा सर, मुझे बस 1 सप्ताह का वक्त चाहिए, मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। अंश ने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए और वक्त नहीं है मिस्टर शाह। 4 दिन में आपने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो फुटपाथ पर रहने के लिए तैयार हो जाओ। कबीर ने ये सुना तो उसे चक्कर आने लगे। अंश खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक करते हुए जाने लगा। तभी उसकी नजर सीढ़ी पर खड़ी सोना की नजरों से मिली और वो उसे देखता ही रह गया। सोना भी उसे ही अपनी हैरान नजरों से देख रही थी। अंश को एक बार फिर से अपने सामने देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। उन दोनों को उस दिन की सारी घटना याद आने लगी। अंश को सोना की आंखें देखकर फिर से बेचैनी महसूस होने लगी। वो जल्दी से अपनी नजरें सोना से फेरकर अपना कोट ठीक करते हुए बोला, सी यू इन 2 डेज मिस्टर शाह। इतना कहकर वो दोबारा सोना को देखे बिना वहां से चला गया। उसके साथ ही शौर्य भी बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कबीर धम्म से सोफे पर बैठ गया। उसे जैसे अपने सर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। मीरा जो कब से हैरान खड़ी थी वो कबीर के पास आते हुए बोली, कबीर, वो किस जमीन के बारे में बात कर रहे थे? जोरबाग वाली? क्या वो सच में अरबों की है? तुमने इस जमीन के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कबीर ने कहा, मीरा कुछ देर चुप रहोगी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसके इतना कहने पर मीरा ने अपना मुंह बना लिया। तब तक सोना ने भी खुद को संभाल लिया था। उसने कबीर को देखकर कहा, मिस्टर शाह, वो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे कि 2 दिन में पैसा नहीं लौटाया तो फुटपाथ पर रहना होगा? सोना ने ये इसलिए पूछा था क्योंकि उसने अंश की आधी बात ही सुनी थी। कबीर ने कहा, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम आदित्य के पास जाओ, मुझे लगता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सोना ने कहा, ठीक है, आप आराम कीजिए, हम छोटे के पास जाते हैं, और हाँ, आज हम घर नहीं आएंगे। उसके ये कहने पर मीरा उसे देखने लगी। कुछ वक्त पहले उसने अंश और सोना को एक दूसरे को देखते हुए देख लिया था। उसे उन दोनों के एक दूसरे को देखने भर से ही उनके बीच की टेंशन नजर आ गई थी। इधर सोना हाईवे पर आई और उसने अपने लिए कैब ले ली। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंची और सीधा आदित्य के वार्ड की तरफ चली गई। कबीर ने आदित्य के लिए केयर टेकर का इंतजाम कर दिया था, जिसकी वजह से सोना को ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ रहा था। उसने आदित्य को खाना खिलाया और अपने हाथ साफ करने चली गई। वो वापस जा ही रही थी कि तभी एक लड़के से टकरा गई। वो गिरने को थी कि तभी उस लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया।
उसने देखा एक हैंडसम सा लड़का उसके हाथ को पकड़कर खड़ा था। वो लड़का भी उसकी खूबसूरत आंखें देखकर उनमें ही खो गया। ये देखकर सोना ने उसे धक्का दिया और ठीक से खड़ी हो गई। कुछ देर सोना को देखते रहने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सोना ने उसे घूर कर देखा और उसके बगल से जाने लगी। तभी वो लड़का बोला, सोना। सोना भी अपना नाम सुनकर रुक गई। उसने आश्चर्य से उस लड़के को देखा तो वो लड़का उसके पास आकर खुश होते हुए बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं लक्ष्य ओबरॉय, तुम्हारा पड़ोसी। जब तुम 9 साल की थी और मैं 12 साल का, हम साथ में खेलते थे। कुछ याद आया? उसके इतना कहने पर सोना हैरान हो गई। उसने आंखें बड़ी करके कहा, ओह, अब तुम वो लक्ष्य हो। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तुम पहले कितने मोटे थे और अब। इतना कहते हुए सोना चुप हो गई। तो लक्ष्य ने पूछा, और अब? इस बार सोना ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्य काफी हैंडसम था। उसने कहा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोना ने कहा, हम यहाँ आदित्य के साथ हैं। उसे चोट आई है और हम उसके साथ ही हैं। लक्ष्य ने कहा, ओह, वो आदित्य शाह, वो तुम्हारा भाई है। मैं उसका डॉक्टर हूँ। आदित्य का ट्रीटमेंट मेरे अंडर होगा। सोना ने कहा, ओह। फिर दोनों बातें करते हुए आदित्य के वार्ड में आ गए। सोना को याद था बचपन में वो उसका काफी ख्याल रखता था। सोना ने उसे बातों बातों में बता दिया था कि वो इसी हॉस्पिटल में इंटर्न है और उसकी ज्वाइनिंग 2 दिन बाद है। रात 10 बजे कबीर का बंगला। कबीर अपने सर पर बर्फ के ठंडे पानी से सिकाई कर रहा था और उसके बगल में बेड पर मीरा खर्राटे मार रही थी। कबीर ने खुद से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इन 2 दिनों में 700 करोड़ का इंतजाम कहाँ से करूं? अगर मैंने उस जमीन को अंश को दे दिया तो मैं वैसे भी लुट जाऊंगा। 700 करोड़ के लिए मैं अरबों की जमीन नहीं खो सकता। मुझे जल्द ही उसकी शादी करवानी होगी, तभी वो जमीन मेरे हाथ आएगी। पर उससे शादी के लिए मनाऊं कैसे? सोना के घर छोड़कर जाने के कुछ सालों बाद कबीर को सोना की माँ की वसीयत का पता चला था, जिसमें उसने साफ साफ ये मेंशन किया था कि सोना की शादी के बाद जोरबाग वाली जमीन उसकी बेटी और होने वाले दामाद की होगी। इस बारे में सिर्फ कबीर के वकील और कबीर को ही पता था। कबीर सोना को घर वापस इसीलिए लेकर आया था ताकि वो उसकी माँ की अरबों की संपत्ति को अपने नाम करवा सके। अगली सुबह सोना की आंख खुली। उसने देखा उसके सिरहाने के पास एक लाल गुलाब का फूल है और उसके साथ एक नोट भी है। उसमें लिखा था, ये खूबसूरत फूल एक खूबसूरत परी के लिए। अब स्माइल करना हो गया हो तो कैंटीन में मुझसे मिलो। सोना के होठों पर स्माइल आ गई। उसने आदित्य को देखा और अपने बालों को बांधते हुए फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर कैंटीन में पहुंची। उसने देखा तो लक्ष्य एक राउंड टेबल पर ब्रेकफास्ट की 2 प्लेट लेकर अकेले बैठा उसे देख मुस्कुरा रहा है। वो उसके पास आकर बैठ गई। उसने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, थैंक यू। लक्ष्य ने कहा, उसे रहने दो ना, ज्यादा अच्छी लगती है। उसके इतना कहने पर सोना की पलकें झुक गई। वो दोनों बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। इसी तरह शाम कब हो गई पता नहीं चला। सोना को भी शाम को घर वापस जाना था, इसलिए वो सामान पैक करके निकल रही थी। तभी लक्ष्य पीछे से बोला, तुम घर जा रही हो? मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? सोना ने ओके कहा और केयर टेकर को आदित्य का ध्यान रखने के लिए कहकर लक्ष्य के साथ चली गई। वो दोनों कुछ देर बाद घर पहुँचे। लक्ष्य ने सोना के लिए कार का दरवाजा खोला तो वो कार से बाहर आ गई। उसने लक्ष्य को बाय कहा और गेट से अंदर आ गई। वहीं छत पर खड़ा कबीर ये सब देख रहा था। उसने ये भी देखा कि वो लड़का उसके पड़ोस में रहने वाले ओबरॉय परिवार का इकलौता बेटा है जो अभी अभी इंडिया वापस आया है। कबीर उसे देखते हुए नीचे आ गया। तब तक सोना भी अंदर आ चुकी थी। कबीर ने उसे देखते हुए कहा, तुम आ गई? अब आदित्य कैसा है? सोना सीधा सा जवाब देते हुए बोली, वो ठीक है, पूछने के लिए थैंक्स। इतना कहकर वो जाने लगी तो कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको सोना। सोना रुक गई तो कबीर ने कहा, तुम अभी अभी ओबरॉय साहब के बेटे के साथ थी ना? मुझे याद है, तुम दोनों बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सोना ने कहा, जी हम उसी के साथ थे। हम आज ही उससे हॉस्पिटल में मिले। लक्ष्य छोटे का डॉक्टर है। कबीर ने कहा, ओ आई सी, ठीक है, तुम कमरे में जाओ। उसके इतना कहते ही सोना ने हाँ में सर हिलाया और कमरे में चली गई। किसी तरह 3 दिन बीत गए। सोना ने एम्स ज्वाइन कर लिया था और अब वो अपना ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में बिताती थी। इस बीच कबीर अपना डेब्ट चुकाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, कबीर की तबीयत में भी गिरावट आ रही थी, जिसे सोना भी देख पा रही थी। पर कबीर ने उसे उसके मामले से दूर रहने के लिए कहा था,
इसलिए वो चुप ही थी। 3 दिन बाद शाम 4 बजे हॉस्पिटल में सोना अपनी शिफ्ट पूरी करके यूनिफॉर्म बदलने के बाद आदित्य के पास आकर बैठ गई। आदित्य ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दी, डैड कहाँ है? वो मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। क्या उन्हें मैं पसंद नहीं? सोना ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं छोटे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत बिजी है ना, शायद इसीलिए। ओफो, तुम छोड़ो ना उन्हें, हम हैं ना यहाँ तुम्हारे पास। आदित्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, वैसे दी, ये नई जगह आपको पसंद तो आ रही है ना? सोना ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ये बहुत अच्छी जगह है और हमें पसंद भी आ रही है। आदित्य ने कहा, और यहाँ के लोग, I mean, लक्ष्य भाई आपका बहुत ध्यान रखते हैं। I think he likes you। सोना ने आंखें छोटी करके उसे देखा, फिर धीरे से उसके सर पर मारते हुए कहा, छोटे, तुम हमारे छोटे भाई हो तो छोटे ही रहो, ज्यादा बड़े भाई बनने की कोशिश मत करो। आदित्य ने ड्रामेटिकली कहा, आउच दी, मुझे लगी। क्या लक्ष्य और सोना की दोस्ती प्यार में बदलने वाली है? आखिर कबीर अंश की शादी किसके साथ करवाने के बारे में सोच रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना ने चिंता जताते हुए कहा, ज्यादा लगी क्या? आई एम सॉरी छोटे, हम तो बस। वो कह ही रही थी कि आदित्य हंसने लगा। उसने हंसते हुए ही कहा, ओफो दीदी, आप कितनी जल्दी परेशान हो जाती हो। सोना ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम हमें परेशान करते हो। वो कुछ और भी कहने वाली थी कि लक्ष्य हड़बड़ी में उसके पास आया और उसके सामने बैठते हुए जल्दी से बोला, इंटर्न सोना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सोना ने उसे इतना परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ लक्ष्य, क्या गड़बड़ हो गई? लक्ष्य ने जल्दी से सोना का हाथ पकड़कर कहा, आज रात मुझे हॉस्पिटल की तरफ से एक सेमिनार में जाना है, पर जो मेरे साथ जाने वाली थी उसने मुझे धोखा दे दिया। प्लीज, क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरी असिस्टेंट बनकर? इतना कहकर वो उम्मीद से सोना को देखने लगा। लक्ष्य का उसके हाथ को इस तरह पकड़ने से सोना असहज हो गई। उसे याद था अभी अभी आदित्य ने उसे क्या कहा था। उसने अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहा, ओके, कितने बजे जाना है? लक्ष्य फिर से उसका हाथ पकड़कर खड़े होकर बोला, तो फिर चलो अभी, हमें देर हो जाएगी। इतना बोलकर वो खींचते हुए सोना को अपने साथ ले गया। इधर अंश, रिहान और शौर्य एक बिजनेस पार्टी में थे। तीनों राउंड टेबल पर बैठे थे। अंश के हाथ में ड्रिंक का गिलास था, पर उसने एक भी घूंट नहीं पिया था। तभी एक लड़की अंश के पास आई और उसकी गोद में बैठते हुए बोली, हाय हैंडसम, वांट ड्रिंक विद मी? इतना कहकर उसने अपने ड्रिंक के ग्लास को अंश के आगे कर दिया। अंश ने उसे बिना किसी भाव के देखा। सबको पता था ये लड़की इस शहर के दूसरे सबसे बड़े परिवार की बेटी ईशा वर्मा थी। सब जानते थे कि ईशा अंश की मंगेतर है और वो काफी बोल्ड है। रिहान ईशा को मुंह बनाकर देखते हुए शौर्य से धीरे से बोला, आ गई छिपकली कहेगी। मैं बता रहा हूँ शौर्य भाई, एक दिन इस लड़की का खून मेरे हाथों ही होगा। देखो ना कैसी चिपकती रहती है भाई से। मन तो कर रहा है मैं अभी इसे धक्का दे दूं और ये मुंह के बल गिर जाए। तभी ईशा ने रिहान से कहा, तुमने कुछ कहा रिहान? रिहान ने हंसते हुए कहा, नहीं तो मेरी कहाँ मजाल जो मैं आपसे कुछ कहूँगा भाभी जी। ये सुनकर ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी जी? डोंट कॉल मी दैट, कॉल मी ईशा, ओनली ईशा। ईशा ने अंश से सिडेक्टिव टोन में कहा, बेबी चलो ना, हम अकेले कहीं चलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। इतना कहकर वो अंश के कान पर अपनी उंगली से टच करने लगी, पर अंश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के ईशा को देख रहा था। अगर उसके बड़े पापा ने इस लड़की से शादी फिक्स न की होती तो वो इसे कब का गोली मार देता। उसने ईशा के हाथों को अपने ऊपर से हटाते हुए कामली कहा, बिहेव ईशा, हम इस वक्त पार्टी में हैं। ईशा ने कहा, सो व्हाट बेबी, आई एम योर फियांसे, आई हैव फुल राइट ऑन यू टू टच यू एंड किस यू। इतना कहकर उसने अंश के गाल पर किस किया और उसके गले पर हाथ फेरने लगी। अंश ने उसे गुस्से में घूरते हुए अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहा, ट्राई टू टच मी लाइक दिस अगेन, आई स्वेयर आई विल चॉप योर प्रिटी हैंड्स इन मिलियंस ऑफ पीसेस, नाउ गेट ऑफ। ईशा उसके इस तरह बात करने से थोड़ी डर गई और वो अंश की गोद से उठ गई। उसने शौर्य और रिहान को देखकर कहा, ओ ओके, बाय गाइस, माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी। इतना कहकर वो अपने हाई हील से टक टक की आवाज करते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रिहान ने हंसते हुए कहा, पता नहीं आप इसे कैसे झेलते हैं भाई, मुझसे तो 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भाई,
मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर न्यूज वाली लड़की के साथ आपकी शादी हो गई ना, तो कसम से मजा ही आ जाता। आई विश वो ही मेरी भाभी होती। उसने कहा तो अंश की आंखें गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, एज योर विश छोटे। तभी एक वेटर अंश के बगल से गुजरा। उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ में कहा, सर, ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। सामने से कुछ कहा गया तो उस वेटर ने ट्रे के नीचे हाथ में पकड़ी गन को अंश की तरफ पॉइंट करके गोली चला दी। गोली सीधा आकर अंश के हाथ में पकड़े ड्रिंक के ग्लास को चीरते हुए उसके सीने पर लगी। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आया वहां पर क्या हुआ, लेकिन जल्द ही सबको अंश के व्हाइट शर्ट पर लाल रंग उभरता हुआ नजर आया। ये देखकर रिहान जोर से चिल्लाया, भाई! अंश ने उस तरफ देखा तो वो वेटर वहां से भाग रहा था। अंश अपनी चोट की परवाह किए बिना उसकी तरफ भागा। इधर सोना लक्ष्य के साथ सेमिनार खत्म होने के बाद ऑडिटोरियम से बाहर निकली। रात के 8 बज रहे थे। आसमां में तारे बिखर आए थे। तभी लक्ष्य ने सोना से कहा, ओ सोना, लगता है मैं कार के अंदर ही भूल आया हूँ। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। सोना आसमान में खिले बड़े से चांद को देखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। उसे पता नहीं चला कब वो हाईवे पर आ गई। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जिसे महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद नहीं था कब उसने इतने सुकून से इस खुली हवा में सांस ली थी। वो अपने दोनों हाथों को बाजू में रगड़ते हुए जा रही थी कि तभी एक आदमी भागता हुआ आकर उससे टकरा गया, जिससे सोना जमीन पर गिर गई। लेकिन वो आदमी नहीं रुका। सोना ने देखा तो उसकी कोहनी पर चोट आई थी, जिससे वहां से हल्का सा खून आ रहा था। वो जल्दी से खड़ी हो गई और अपने कपड़े झाड़ने लगी। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो ऑडिटोरियम से कितनी दूर निकल आई है। वो जाने को ही थी कि उसने देखा सामने से एक आदमी भागता हुआ आया और उसे देखकर उसके सामने रुक गया। उसे देखकर सोना की आंखें बड़ी हो गई। स्ट्रीट लाइट में वो उसका चेहरा अच्छे से देख पा रही थी। उसके सामने अंश खड़ा था। उसकी सफेद शर्ट पूरी तरह से खून से सन चुकी थी। उसे देखकर सोना के कदम अपने आप ही पीछे जाने लगे। तभी अंश ने अपनी गन उसके ऊपर पॉइंट कर दी। सोना ने ये देखा तो उसकी सांसें ही रुक गई। अंश उसकी आंखों में देख रहा था। सोना कुछ समझ पाती उससे पहले अंश ने 2 बार गोली चला दी, जिसकी आवाज से सोना ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। गोली सोना के कान के बगल से गुजरते हुए उस वेटर के पीठ पर जा लगी, जो वहां से भाग रहा था। सोना को जब कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और उस तरफ घबराते हुए देखा। वो आदमी कुछ वक्त पहले उसे टकराया था। वो जमीन पर गिरा हुआ था। सोना ने ये देखा तो वो काफी घबरा गई। सोना घबराहट में बोली, हाँ, आपने मार दिया उसे। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अंश को घबराई नजरों से देखा। अंश उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ा। वहीं सोना अपना पैर पीछे की तरफ ले जाने लगी। सोना ने चिल्लाते हुए कहा, डोंट कम टू मी, दूर रहिए हमसे, यू आर अ मर्डरर। हम पुलिस को बता देंगे, आपने किसी को मार दिया। वो इतना बोलते हुए पीछे बढ़ रही थी, तभी एक लाइट पोल से टकरा गई। अंश उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। सोना अंदर से घबरा रही थी, पर वो अपनी हिम्मत दिखाते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। अंश ने अपनी भारी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, ओ रियली, तुम पुलिस को बताओगी? क्या कहोगी तुम उनसे? ये कहते हुए वो उसके चेहरे के एकदम पास आ गया। सोना उसे धक्का देते हुए बोली, हाँ, हम पुलिस को बता देंगे। आपने हमारे सामने एक आदमी को गोली मार दी, आप एक खूनी हैं। ये सुनकर अंश उसे गुस्से से घूरने लगा। आज तक किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। ये लड़की बार बार उसे ट्रिगर कर रही थी। उसने सोना की कोहनी पकड़ी और अपने करीब खींचकर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें लगता है अंश रायजादा किसी से डरता है? वैसे भी तुम पुलिस को कुछ तब बता पाओगी ना, जब तुम खुद जिंदा बचोगी। क्या होगा अगर मैं तुम्हें भी मार दूं? यहाँ दूर दूर तक कोई तुम्हें मुझसे बचाने वाला नहीं है। ये सुनकर सोना की आंखें फैल गईं। उसने इधर उधर देखा तो सच में वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर उसे घबराहट होने लगी। साथ ही उसकी कोहनी में काफी दर्द हो रहा था, क्योंकि अंश ने उस जगह को कसकर पकड़ रखा था जहां उसे चोट लगी थी। अंश ने कहा, देखा, यहाँ तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर सोना के सर पर गन पॉइंट किया तो सोना ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अंश सोना के चेहरे पर बदलते भाव को देख पा रहा था। घबराहट की वजह से उसकी बंद पलकें बार बार हिल रही थी, जो किसी तितली की पंख की तरह लग रहे थे। उसके गुलाबी होठ बार बार बंद और खुल रहे थे। अंश उसके होठों से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। उन्हें बार बार बंद खुला होते देख उन्हें एक बार फिर से महसूस करने की तलब होने लगी। उसने अनजाने में अपनी लार निगल ली और उसके चेहरे की तरफ झुका।
उसने अपनी आंखें बंद की और सोना की खुशबू को महसूस किया। वो उसे छू पाता उससे पहले उसे अपने पीछे से जूतों की आवाज आई। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और झट से उससे दूर हो गया। तब तक शौर्य और रेहान उसके पास आ गए थे। सोना ने यही मौका देखा और वहां से भाग गई। रेहान ने कहा, क्या वो भाग गया? और वो लड़की कौन है भाई? अंश ने सोना को जाते हुए देखकर कहा, पता नहीं कौन है और वो वहां है। उसने वेटर की तरफ इशारा किया। तभी शौर्य ने देखा अंश का अब तक काफी खून बह चुका था। वो उसके पास आते हुए बोला, अंश, तेरा बहुत खून बह रहा है। तब जाकर अंश को याद आया कि उसे चोट लगी है। उसने अपनी चोट वाली जगह पर हाथ रखा और उसका सर घूम गया। इधर सोना भागकर ऑडिटोरियम की तरफ जा रही थी। तभी सामने से आ रही कार से टकराते टकराते बची। उसने देखा ये लक्ष्य की कार है। उसने पैसेंजर सीट का गेट खोला और अंदर बैठते हुए जल्दी जल्दी बोली, लक्ष्य, हमें घर जाना है, हमें घर छोड़ दो। लक्ष्य ने उसे घबराए हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ सोना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सोना ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी कांपती उंगलियों से अपने चेहरे को छूते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। लक्ष्य ने भी ज्यादा उससे कुछ नहीं पूछा। वो ड्राइव करने लगा। तभी उसकी नजर सोना की कोहनी पर पड़ी, जहां से खून आ रहा था। उसने कार के ब्रेक पर पैर रखा और सोना की कोहनी को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें तो चोट लगी है, दिखाओ मुझे। लक्ष्य उसकी चोट को देखने लगा। उसने फिक्र करते हुए पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कहीं गिर गई थी क्या? सोना अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, कुछ नहीं, ये बस थोड़ा सा ही लगा है, हम ठीक है। लक्ष्य ने उसकी बाह को फिर से पकड़ लिया। उसने कहा, ये तुम्हें कम लग रहा है, इतनी जोर से लगी है तुम्हें, रुको, मैं इस पर दवाई लगा देता हूँ। ये कहते हुए उसने फर्स्ट एड किट निकालकर उसकी कोहनी पर फूंक मारते हुए दवाई लगाने लगा। आखिर इतना क्यों घबरा रही थी सोना? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना की आंखों में दर्द से आंसू आ गए थे। लक्ष्य ने दवाई लगाकर बैंडेज लगा दिया। वो बोला, अब ठीक है? सोना ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो बोला, पर तुमने बताया नहीं ये चोट तुम्हें कैसे लगी? सोना ने कहा, वो हम चलते चलते गिर गए थे, बस उसी से थोड़ी लग गई। लक्ष्य ने कार स्टार्ट की और वे चले गए। पूरे रास्ते भर सोना चुप ही बैठी रही। लगभग 1 घंटे बाद लक्ष्य ने सोना को शाहविला छोड़ दिया। अब तक रात के 10 बज रहे थे। मीरा लिविंग रूम में बैठी थी। उसने सोना को इतनी रात को घर आते देखा तो कहा, तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो सोना? क्या ये कोई वक्त है घर आने का? सोना जो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, उसने ये सुना तो रुक गई। वो अब तक उस अंश के बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। उसने अपने माथे से पसीना साफ किया और कहा, हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। मीरा ने उसके हाव भाव देखा और आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम सच कह रही हो? तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? सोना ने उसे देखा और कहा, नहीं तो, हम नहीं घबरा रहे, और हम आपसे झूठ क्यों कहेंगे? हमें आपकी तरह झूठ बोलना नहीं आता। सोना ने कहा तो मीरा ने उसे गुस्से से घूरा। सोना बोली, अब आपके सवाल खत्म हो गए हो तो क्या हम अब जाएं? हमें बहुत नींद आ रही है। सोना ने कहा और जाने लगी तो मीरा ने एक बार फिर से उसे रोक दिया। रुको सोना, मुझे तुमसे बात करनी है। सोना रुक गई। उसने मीरा को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। मीरा ने उसके सामने आकर खड़े होते हुए डायरेक्टली पूछा, तुम अंश रायजादा को कैसे जानती हो? अंश का नाम सुनकर सोना ने कस के अपनी मुट्ठी बांध ली और वो बोली, कौन अंश रायजादा? आप किसके बारे में बात कर रही हैं, हमें नहीं पता। सोना ने नजरें चुराते हुए कहा। मीरा के होठों पर शैतानी स्माइल आ गई। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। कुछ दिनों पहले जो अंश रायजादा के साथ टीवी पर थी वो तुम ही थी ना? कबीर ने बेशक तुम्हें नहीं पहचाना, पर मैंने तुम्हें पहचान लिया। और उस दिन भी जब अंश रायजादा घर आया था तब मैंने देखा था तुम दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे थे। तो सोना ने कस की अपनी मुट्ठी बांध ली। उसके चेहरे के भाव देखकर मीरा बता सकती थी कि उसने जो भी कहा है वो सच है। सोना ने सख्ती से कहा, देखिए मिसेस शाह, जो कुछ भी न्यूज में दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है। हम किसी अंश रायजादा को नहीं जानते हैं और ना हम उनसे कभी मिले हैं। नाउ एक्सक्यूज मी। मीरा कुछ और भी कहती उससे पहले सोना कमरे की तरफ चली गई। मीरा उसे गुस्से से जाते हुए देखने लगी। उसने अपने मन में कहा, अगर हम तुम्हारी वजह से फुटपाथ पर आए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बस तुम देखती जाओ सोना, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी।
तुम्हें पछतावा होगा कि क्यों तुम वापस आई। इधर सोना ने कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टिक कर बैठ गई। सोना को लग रहा था उसका सर अब बस फटने ही वाला था। वो जोर से चिल्लाई, अंश रायजादा। आज उसने जिस अंश को देखा था उसके बाद वो उस राक्षस के सामने भी जाना नहीं चाहती थी। उसने कुछ ही देर पहले उसके सामने किसी की जान ली थी। रायजादा मेंशन। एक बड़ी सी मेंशन में एक कमरे में अंश बेहोश था। दीप ने उसके सीने से गोली निकाल दी थी। दीप अंश का दोस्त होने के साथ एक मशहूर डॉक्टर भी था। उसने शौर्य और रेहान को देखा जो उसके लिए बहुत परेशान थे। उसने कहा, इसे गोली लगी तब तुम दोनों कहाँ थे? अगर 1 इंच भी चूक हो जाती तो गोली सीधा इसके हार्ट पर लगती। शौर्य ने कहा, पता नहीं यार कैसे ये सब हो गया, हमने तो सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा था। दीप ने एक आह भरी और कहा, इसको सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन इसके बारे में घर में मत बताना, सब परेशान हो जाएंगे, खास करके शिवी को। शौर्य ने हाँ में सर हिलाया। दीप कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, वैसे तुम लोगों ने जिसे पकड़ा है उसके बारे में कुछ पता चला? शौर्य ने कहा, हाँ, शेखर के लोगों ने उसे भेजा था, वही शेखर जिसने अंश के दुश्मनों से हाथ मिलाकर उसे धोखा दिया था। दीप ने हाँ में सर हिलाया। तभी एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल थी वो भागकर अंदर आई। उसने अंश को इस तरह बेहोश देखा तो उसकी जैसे सांस गले में अटक गई। वो बोली, भाई। वो अंश के पास आकर बैठते हुए बोली, अंश, भाई को गोली कैसे लगी? दीप शिवी को देखने लगा जो अंश के पास बैठकर सुबक रही थी। वैसे तो शिवी अंश की मुंह बोली बहन थी, लेकिन अंश उससे बहुत कनेक्टेड था। अगले दिन सुबह 9 बजे सोना अपने डेली रूटीन के बाद हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक नौकरानी सोना के पास आकर बोली, दीदी, आपको साहब नीचे बुला रहे हैं। हमें? सोना ने पूछा। उसे लगा कल रात उसके और मीरा के बीच जो बातें हुई थी उसे मीरा ने कबीर को बता दिया है, इसलिए वो उससे इस बारे में बात करना चाहता है। सोना ने बैग को टेबल पर रखा और नर्वस होते हुए नीचे आ गई। उसने देखा कबीर उसे देख रहा है, लेकिन मीरा उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। सोना ने कबीर से कहा, जी, आपने हमें क्यों बुलाया? कबीर ने सोना को सोफे पर बैठने का इशारा किया तो सोना ने उसे मना कर दिया। कबीर ने कहा, सोना, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। सोना ने हाँ में सर हिलाया। कबीर ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे तुमसे तुम्हारी शादी को लेकर बात करनी है। सोना ने ये सुना और उसके माथे पर पसीना आ गया और वो बोली, शादी? आपका मतलब क्या है? कबीर ने कहा, देखो सोना, मैं जानता हूं ये वक्त इस बारे में बात करने का नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। कबीर ने आह भरी और आगे कहा, तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है सोना, हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने के कगार पर है और हो सकता है कल हमारा इस घर में आखिरी दिन हो, क्योंकि बहुत जल्द ये घर भी हमारे हाथ से जाने वाला है। सोना ने हैरानी से कबीर को देखा और बोली, बैंकक्रप्ट? लेकिन कैसे? कबीर ने कहा, तुमने दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन अंश रायजादा के बारे में सुना होगा। अंश का नाम सुनकर सोना के भाव बदल गए। कबीर ने आगे कहा, मैंने कुछ वक्त पहले उनसे कंपनी के लिए कर्ज लिया था, लेकिन लगातार हो रहे कंपनी में लॉस के चलते मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ। इसी के चलते हमारा सब कुछ हमारे हाथों से छिनने वाला है। सोना ने अपनी मुट्ठी कस के बांध ली। उसे नहीं पता था उसके पिता इतने बुरे हालात से गुजर रहे हैं। उसने कहा, लेकिन इससे हमारी शादी का क्या मतलब? हम अभी शादी नहीं करना चाहते। कबीर खड़ा हुआ और उसके पास आते हुए बोला, देखो सोना, बात को समझने की कोशिश करो। हम पूरी तरह से बेघर हो जाए इससे पहले मैं तुम्हें एक सही हाथों में सौंपना चाहता हूँ। मैं मेरे बच्चों को मेरे साथ दर बदर की ठोकरें खाता नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी करके तुम्हें सही हाथों में सौंप दूं। मैं बस तुम्हें और आदित्य को खुश देखना चाहता हूँ सोना। सोना ने अपना चेहरा कठोर कर लिया। उसने कहा, आपने हमारी शादी का सोच ही लिया है तो ये भी बता दीजिए, हमारी शादी कब और किससे करने का फैसला लिया है आपने? कबीर कुछ कहने को था कि दरवाजे से एक ठंडी आवाज आई, व्हाट अ कोइंसिडेंस मिस्टर शाह, मैं भी यहाँ यही बात करने आया था।
सबने इस आवाज की दिशा में देखा। सामने अंश काले सूट में खड़ा था। उसके पीछे दो लोग काले कपड़े पहने अपने हाथों में हथियार लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। अंश को अपने सामने खड़े देखकर सोना के साथ कबीर और मीरा भी शॉक्ड हो गए। वो दोनों सोफे से खड़े हो गए। कबीर ने कहा, रायजादा साहब, आप यहाँ? आप तो कल आने वाले थे ना? अंश मुस्कुराया और कबीर के बगल से निकलकर सोफे पर बैठते हुए बोला, रिलैक्स मिस्टर शाह, हम बैठकर बात करते हैं ना। अंश सोफे पर अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ गया। उसने कबीर और मीरा को बैठने का इशारा किया। कबीर अंश को देख रहा था। अंश ने सोना को एक नजर देखा और उसकी नजर हर रोज की तरह उस पर टिक गई। वो उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। सोना उसकी नजरें तले बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने अनजाने में ही मीरा का हाथ कस के पकड़ लिया। उसी के साथ अंश की नजरें भी उसके हाथ पर शिफ्ट हो गई। ये देखकर मीरा के होठों पर शैतानी स्माइल आ गई। अंश ने कबीर को देखा और कहा, वेल मिस्टर शाह, मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने आपके बारे में बहुत सोचा। अगर मैं आपसे आपका सब कुछ ले लूंगा तो कहाँ आप अपने 3 बच्चों के साथ दुनिया भर की ठोकरें खाते फिरेंगे। आपको इतने शानदार घर में रहने की आदत है तो फुटपाथ पर रहना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैंने एक दूसरा रास्ता निकाला है। इससे होगा ये कि ना आपको आपके घर को छोड़कर जाना पड़ेगा और ना ही आपकी कंपनी को। इनफैक्ट होगा ये, मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आपकी 7 पुश्तें भी आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। फिर उसने एक गार्ड को इशारा किया। उस गार्ड ने टेबल पर एक बड़ा सा बैग खोलकर रख दिया। उसमें 2000 के कई सारे नोट थे। उसे देखकर सोना के साथ मीरा की आंखें भी फैल गई। कबीर ने कहा, जहां तक हम आपको जानते हैं, आप ये सब बिना किसी मतलब के नहीं कर सकते। क्या चाहिए आपको रायजादा साहब? कबीर का सवाल सुनकर अंश के होठों पर स्माइल आ गई। उसने कहा, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है मिस्टर शाह। कबीर ने हैरानी से अंश को देखा। सोना का भी कुछ यही हाल था। कबीर कुछ कहता उससे पहले मीरा ने कहा, हमें ये शादी मंजूर है। कबीर ने गुस्से से मीरा को देखा और वो बोला, मीरा, मैं बात कर रहा हूं ना, तुम चुप रहो। सोना ने नम आंखों से अंश को देखा। वो धीरे से बुदबुदाई, कभी नहीं, हम इस राक्षस से कभी शादी नहीं करेंगे। सोना उसे देखते हुए पीछे हटने लगी। कबीर ने कहा, माफ कीजिए रायजादा साहब, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कर सकता। उसने कहा तो मीरा उसका हाथ खींचते हुए बोली, कबीर, तुम रायजादा साहब को इस तरह बेइज्जत कैसे कर सकते हो? और सोचो ना, हमें हमारा घर छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा अगर हमने उनकी बात मान ली। कबीर ने गुस्से से मीरा को घूरा। कबीर कुछ कहने को था कि सोना चिल्लाते हुए बोली, नहीं, हम आपसे शादी कभी नहीं करेंगे। सुना आपने? हमें आपसे शादी नहीं करनी। आप एक राक्षस हैं। आपने कल रात हमारी आंखों के सामने एक आदमी को गोली मार दी। हम एक खूनी से कभी शादी नहीं करेंगे। उसने ये कहा और अंश की आंखों में देखने लगी। सोना के रिजेक्शन के बाद अब क्या करेगा अंश? आखिर अंश क्यों सोना से शादी करना चाहता है? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना की शादी के लिए मना करने से अंश उसे अपनी एक भौं उठाकर देखने लगा। सोना का शरीर गुस्से और डर दोनों से कांप रहा था। अंश उसकी आंखों में अपने लिए नफरत और गुस्सा साफ देख सकता था। वो खड़ा हुआ और अपना कोट ठीक करते हुए सोना के पास आने लगा। सोना उसे अपने पास आते देखकर पीछे जाने लगी। कबीर अंश को रोकते हुए बोला, रायजादा साहब, आप मेरी बेटी से शादी। वो कह ही रहा था कि अंश के गार्ड ने उसे आगे जाने से रोक दिया। पीछे हटते हुए सोना की पीठ दीवार से टिक गई। अंश अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर सोना से कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। उनके बीच सिर्फ कुछ इंचों का फासला था। सोना उसे अपनी घबराई नजरों से देख रही थी। अंश उसकी आंखों में देखते हुए ऊंची आवाज में कबीर से बोला, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ मिस्टर शाह, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, वो भी 2 दिन में। तब तक मेरी होने वाली बीवी को मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ मिस्टर शाह, इसका अच्छे से ख्याल रखना। सोना अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, यू आर अ मॉन्स्टर, आई वोंट मैरी यू। सोना की आंखें लाल थी। अंश ने उसके चेहरे के एकदम करीब आते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा,
यू विल मैरी मी स्वीट हार्ट। ये कहकर वो सोना के गाल पर लुढ़क रहे आंसू को अपनी उंगली से साफ करके उसे देखने लगा। उसने फिर से सोना को देखा और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। उसके साथ उसके गार्ड भी पैसों से भरा बैग टेबल पर ही छोड़कर चले गए। उसके जाने के बाद सोना दीवार से फिसलते हुए जमीन पर बैठ गई। मीरा ने बैग के पैसों को अपनी लालच भरी नजरों से देखा और पैसों को छू कर देखने लगी। उसने आज से पहले इतना पैसा कभी नहीं देखा था, क्योंकि कबीर फाइनेंशियल वर्क को उससे दूर ही रखता था। वो उसे सिर्फ महीने के खर्च के लिए पैसे दिया करता था, जो सिर्फ लाखों में होती थी, जिसे उसे बहुत सोच समझकर खर्च करना पड़ता था। कबीर ने सोना की हालत देखी और उसके पास आ गया। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, बेटा कुछ नहीं होगा, पापा है ना तुम्हारे साथ। सोना ने अपने पापा के हाथ को कस के पकड़ लिया और सुबकते हुए बोली, पापा हमें उनसे शादी नहीं करनी, वो एक राक्षस है पापा, हमें उनसे शादी नहीं करनी। कबीर ने उसके सर को सहलाया। सोना ने आज पहली बार उसे पापा कहा था, जिसे सुनकर कबीर ने सोचा शायद उसने लगभग उसका भरोसा दोबारा पा लिया है। वो बहुत फिक्र के साथ सोना के सर पर चूमते हुए बोला, डोंट वरी सोना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं किसी भी हाल में उसे तुमसे शादी नहीं करने दूंगा, किसी भी हाल में नहीं। और उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसने अपने मन में कहा, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई तो मेरे हाथों से तुम्हारी माँ की वो अरबों की संपत्ति निकल जाएगी, जो मेरे रहते कभी मुमकिन नहीं है। उसने सोना को संभाल कर उठाया और उसे उसके कमरे में ले आया। वो उसे बेड पर बैठाते हुए सॉफ्टली बोला, तुम आराम करो, मैं आज हॉस्पिटल चला जाऊंगा, आदित्य की फिक्र मत करो। सोना ने हाँ में सर हिलाया। कबीर ने उसके माथे पर बहुत प्यार से किस किया और कमरे से बाहर चला गया। इधर अंश अपने घर जा रहा था। उसके फोन पर बार बार ईशा का कॉल आ रहा था। उसने ना जाने कितनी ही बार कॉल रिजेक्ट किया था, लेकिन ईशा अंश का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंश ने फ्रस्ट्रेटेड होकर उसका कॉल अटेंड किया। क्या हुआ ईशा, तुम बार बार मुझे कॉल क्यों कर रही हो? जानती नहीं मैं इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में रहता हूँ, सामने से ईशा ने कहा। Oh come on अंश, I'm your soon be wife, don't lie to me। मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ और कृष्ण ने मुझे बताया तुम आज ऑफिस ही नहीं आए। अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने दांत पीसते हुए धीरे से बुदबुदाया, लगता है इस कृष्ण को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। फिर अंश ने कहा, ओ हाँ, मैं कुछ काम से बाहर आया था, तुम बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? सामने से ईशा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, गेस व्हाट अंश, तुम्हारे बड़े पापा और मेरे पापा ने हमारी शादी की डेट फिक्स कर ली है। We are getting married after 2 weeks, you know? I am so excited। अंश ने ये सुना और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने काम टोन में कहा, Yeah, I got it। सामने से ईशा ने कहा, चलो अब जल्दी से मुझे एम्पायर से पिक कर लो, मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है। अंश ने इरिटेट होते हुए कहा, मैं बहुत बिजी हूँ ईशा, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाओ। ईशा कुछ कहती तभी उसने फोन कट कर दिया। उसने अपना सर पीछे सीट से टिका लिया और आंखें बंद कर ली। अंश ने सोचा, मुझे जल्द ही ये ड्रामा खत्म करना होगा। शाम 7 बजे कबीर शाह का घर। कबीर लिविंग रूम में सोफे पर बैठा अपने वकील से कुछ बात कर रहा था। तभी डोरबेल बजी। एक नौकर ने दरवाजा खोला और लक्ष्य अंदर आया। कबीर ने उसे देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, चल कबीर, लग जा काम पर। वो सोफे से खड़ा हुआ और अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए लक्ष्य के सामने आकर खड़ा हो गया। लक्ष्य कुछ कहता उससे पहले कबीर ने कहा, अच्छा हुआ लक्ष्य बेटा जो तुम आ गए, नहीं तो मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। देखो ना, सोना सुबह से कमरे से बाहर नहीं आ रही है और ना किसी से बात कर रही है। वो बहुत परेशान है। लक्ष्य ने ये सुना और उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव आ गए। उसने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ उसे अंकल, वो ठीक तो है ना? कबीर ने कहा, तुम खुद ही उससे क्यों नहीं पूछते? तो लक्ष्य ने हाँ में सर हिलाया। कबीर ने कहा, उसका कमरा ऊपर राइट साइड पर है, तुम जाकर उससे बात करने की कोशिश करो। लक्ष्य ने हाँ में सर हिलाया और कमरे की तरफ भाग गया। उसके जाने के बाद कबीर के होठों पर शातिर मुस्कान आ गई। लक्ष्य सोना के कमरे में आया तो देखा सोना कमरे में कहीं भी नहीं है।
उसने इधर उधर देखा तो पाया सोना बालकनी के झूले पर बैठी है। लक्ष्य उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ गया। उसने देखा सोना आंखें बंद करके बैठी है और उसके गाल पर आंसू के सूखने के निशान थे। उसकी पलकें अब भी गीली थी। लक्ष्य उसे कुछ देर देखता रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये पहली बार नहीं था जब उसके साथ ऐसा हो रहा था। जब भी वो सोना के आसपास होता, उसके दिल की धड़कन उसके काबू से बाहर हो जाती। तभी सोना को लगा कोई उसे देख रहा है। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और लक्ष्य को अपने सामने देखकर हड़बड़ा गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, लक्ष्य तुम यहाँ? लक्ष्य ने खुद को नॉर्मल किया और कहा, हाँ मैं तुमसे मिलने आया था। अंकल ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? ये कहते हुए उसने सोना के माथे पर हाथ लगाकर देखा। सोना को सच में बहुत तेज बुखार था। लक्ष्य उस पर बरस पड़ा। तुम्हें तो बुखार है सोना, पर यह कैसे हुआ? क्या तुमने दवाई ली? कितनी लापरवाह हो तुम। लक्ष्य उसे किसी छोटे बच्चे की तरह डांट रहा था। सोना बस उसे खुद को डांटते हुए देख रही थी। अचानक से सोना उसके गले से लग गई और रोने लगी। लक्ष्य उसके ऐसे करने से हैरान परेशान हो गया। उसने धीरे से सोना की पीठ पर हाथ रखा और गिल्टी फील करते हुए बोला, आई एम सॉरी, तुम्हारी तबीयत खराब है और मैंने तुम्हें डांटा। लक्ष्य ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसू साफ करते हुए सॉफ्टली बोला, डोंट क्राई सोना, बात क्या है मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? सोना ने नहीं में सर हिलाया। कबीर उन दोनों को दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। उसने खुद से कहा, चल कबीर, यही अच्छा मौका है, लग जा काम पर। फिर वो उनके पास आ गया। उन्हें देखकर सोना और लक्ष्य थोड़े दूर हो गए। कबीर ने अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए कहा, लक्ष्य बेटा, मैं बताता हूँ इसे क्या हुआ है। लक्ष्य ने सोना को देखा। उसने कहा, जी अंकल, मैं भी जानना चाहता हूँ सोना को क्या हुआ है, ये इतनी परेशान क्यों है। सोना ने कबीर को देखते हुए अपना सर नहीं में हिलाया, लेकिन कबीर ने उसे इग्नोर किया और लक्ष्य को सोफे पर बैठने के लिए कहा। लक्ष्य सोफे पर बैठ गया। कबीर ने कहा, लक्ष्य, तुमने कभी न कभी गैंगस्टर अंश रायजादा के बारे में तो सुना ही होगा। लक्ष्य ने हाँ में सर हिलाया। कबीर ने आगे कहा, बात यह है कि फिर उन्होंने सब लक्ष्य को बताया कैसे जल्द ही उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और उसे बचाने के लिए अंश ने सोना से शादी का प्रपोजल रखा है। ये जानकर कि अंश सोना से अगले 2 दिन में शादी करने वाला है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसके मुंह से हैरानी से निकला, क्या सोना की शादी अंश रायजादा से? कबीर ने निराश होकर हाँ में सर हिलाया। लक्ष्य ने परेशान होते हुए कहा, तो इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई रास्ता तो होगा ना अंकल? कबीर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ एक रास्ता तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता सोना इसके लिए कभी तैयार होगी। सोना ने कहा, पापा अगर आपके पास कोई रास्ता है तो जल्दी बताइए, हमें उन राक्षस से शादी नहीं करनी। कबीर ने कहा, तुम्हारी और लक्ष्य की शादी। लक्ष्य और सोना ने ये सुना और शॉक हो गए। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, क्या? दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर कबीर को। सोना ने कहा, पापा आप ये क्या कह रहे हैं, हम लक्ष्य से शादी कैसे कर सकते हैं? कबीर ने सोना का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें याद है मैंने सुबह भी तुमसे इसी बारे में बात की थी। मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं बल्कि लक्ष्य से ही करना चाहता था। मैं इस बारे में लक्ष्य के डैड ओबरॉय साहब से भी बात करने वाला था, लेकिन अंश ने आकर सब गड़बड़ कर दी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ सोना, और मुझे पता है लक्ष्य तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखेगा। फिर उसने लक्ष्य को देखा और आगे कहा, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे ना लक्ष्य? लक्ष्य ने कुछ भी नहीं कहा और सोना अपनी नम आंखों से कबीर को देख रही थी। कबीर ने सोना के सर पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है सोना। मैं तुम्हें अंश जैसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता। तुम नहीं जानती वो कितना खतरनाक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे पहले अंश तुमसे शादी करे, तुम लक्ष्य से शादी करके कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चली जाओ। जो भी होगा मैं सब संभाल लूंगा, और तुम आदित्य की फिक्र मत करना, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। कबीर ने ये इतने यकीन से कहा था कि सोना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कबीर ने कितनी आसानी से उसे मैनिपुलेट कर दिया था।
सोना की आंख से आंसू बहकर उसके गाल पर लुढ़क आए। उसने जल्दी से उसे साफ किया और कहा, ठीक है, हम लक्ष्य से शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन लक्ष्य? उसने लक्ष्य को देखा। लक्ष्य ने भी सोना को देखते हुए हाँ में सर हिलाया। क्या सच में सोना और लक्ष्य की शादी हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना लक्ष्य से शादी के लिए मान गई थी और लक्ष्य की तो जैसे बिना मांगे मुराद पूरी हो रही थी। वो सोना को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो भी सोना से शादी करने के लिए तैयार था। कबीर दोनों को शादी के लिए हामी भरते हुए देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन बाहर से वो ऐसे दिखा रहा था जैसे वो ये शादी मजबूरी में करवा रहा हो। कल के लिए कुछ देर प्लानिंग करने के बाद लक्ष्य वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कबीर ने सोना के सर पर हाथ रखा और बहुत प्यार से कहा, मुझे पता है ये बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, पर तुम लक्ष्य के साथ खुश रहोगी। वो बहुत अच्छा लड़का है। सोना बस उसे देख रही थी। कबीर ने आगे कहा, अच्छा सोना, अब तुम आराम करो और किसी बात की टेंशन मत लो। उसने कहा और सोना के माथे पर किस करके चला गया। बाहर आते ही उसके होठों पर जीत वाली मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम कितनी भोली हो सोना, तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान था। और वो वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। उसके जाने के बाद मीरा एक बड़े से गमले के पीछे से बाहर आई। वो कबीर की चालाकी देखकर हैरान थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो अंश जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन को छोड़कर मामूली से डॉक्टर के साथ सोना की शादी क्यों करवाना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, तुम उसे खुश देखना चाहते हो ना, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम कितनी ही कोशिश कर लो कबीर, मैं तुम्हारी बेटी की शादी उस राक्षस से करवा कर ही रहूंगी। इस लड़की की वजह से मैं तुम्हारे साथ फुटपाथ पर रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। इधर कमरे में सोना बेड पर आकर लेट गई, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कल का दिन उसके लिए बहुत बड़ा होने वाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में लिया जाएगा। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह कबीर ने सोना और लक्ष्य की शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। प्लानिंग के मुताबिक उसने महाकाल मंदिर के पंडित जी से भी बात कर ली थी। उसे पूरा यकीन था अंश कभी उसके प्लान को जान नहीं पाएगा। सोना तैयार हुई और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वो अपनी शादी से पहले एक बार आदित्य से मिलना चाहती थी। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंची। उसने आदित्य को नाश्ता अपने हाथों से खिलाया। वो बहुत इमोशनल हो रही थी। वो आदित्य को बताना चाहती थी कि आज उसकी दीदी की शादी है, पर वो चाहकर भी उसे बता नहीं पा रही थी। उसने आधा दिन आदित्य के साथ बिताया। वो आदित्य को शाम को मिलने का कहकर हॉस्पिटल से बाहर निकली। उसने एक टैक्सी को बाहर खड़े देखा। वो उसके पास जाने लगी। तभी एक ब्लैक कलर की कार उसके सामने आकर रुकी। उसका शीशा नीचे हुआ और सोना अपने सामने उस शख्स को फिर से देखकर हैरान हो गई। उसने डर कर अपने कदम पीछे ले लिए। उसने अपने मन में कहा, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं लक्ष्य से शादी करने जा रही हूँ। महादेव हमारी रक्षा करना, उसने कहा और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। उसे खुद को इग्नोर करता देखकर कार का गेट खोलकर अंश बाहर आया। उसने बिना कुछ कहे सोना का हाथ पकड़कर उसे कार की तरफ ले जाने लगा। सोना उसकी पकड़ से छूटने के लिए स्ट्रगल करते हुए बोली, छोड़िए हमें, कहाँ ले जा रहे हैं आप मिस्टर रायजादा। अंश ने उसे ले जाकर पैसेंजर सीट पर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। सोना कार से बाहर निकलने वाली थी कि अंश ने कार स्टार्ट कर दी। सोना गुस्से से चिल्लाई, स्टॉप द कार मिस्टर रायजादा, कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना, गाड़ी रोकिए। अंश ने पूरी तरह से उसे इग्नोर किया। कुछ देर बाद वे दोनों एक बड़े सी मॉल के आगे खड़े थे, जो कि अंश का ही था। अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर ले गया। सोना ने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। अंश के गार्ड्स ने पहले ही उस जगह को खाली करवा दिया था। एक लेडी स्टाफ उनके पास आई और अपना सर झुकाते हुए बहुत शालीनता से बोली, सर, आपने जो ड्रेसेस कहा था वो सब तैयार हैं। अंश ने सोना का हाथ छोड़ा और उसे स्टाफ की तरफ धकेलते हुए बोला, इसे तैयार करो। स्टाफ ने सोना से कहा, मैम प्लीज कम विद मी। सोना ने अंश को देखा। अंश उसे ही देख रहा था। सोना पैर पटकते हुए स्टाफ के पीछे चली गई।
अंश आकर सोफे पर बैठ गया और फोन में एक न्यूज देखने लगा जो कि उसकी शादी को लेकर थी। आज से ही अंश और ईशा की शादी की रस्मों की शुरुआत थी। अंश ने बिना किसी भाव के फोन को साइड में फेंका और एक मैगजीन उठा ली। लगभग 30 मिनट के बाद सोना एक सुंदर सा शादी का जोड़ा पहनकर बाहर आई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो एकटक जमीन को निहार रही थी। अंश की नजर एकदम से ही उस पर ठहर गई। उसके मुंह से धीरे से निकला, ब्यूटीफुल। अंश खड़ा हुआ और उसने देखा। उसने कहा, पैक दिस, वी विल बाय दिस। श्योर सर, स्टाफ ने कहा और सोना को अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना पीछे मुड़ी और जाने लगी। तभी उसका पैर उसके कपड़े में अटक गया। वो गिरने वाली थी कि अंश ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। सोना की पीठ अंश के सीने को छू रही थी। अंश ने स्टाफ वुमेन को वहां से जाने का इशारा किया। स्टाफ वुमेन उन दोनों को अकेले छोड़कर वहां से चली गई। सोना ने अंश के हाथ को अपने पेट से हटाते हुए गुस्से से कहा, डोंट टच मी। वो जाने लगी तो अंश ने उसकी बाह को पकड़कर रोक दिया। उसने उसे अपनी तरफ घुमाया और अपने करीब करते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, स्टॉप योर ड्रामा, टुडे और टुमारो यू विल बी माइन, सो एक्सेप्ट इट। सोना ने दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लिया। अंश ने उसके जबड़े को पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हें कहीं और देखने की इजाजत नहीं है, समझी तुम? ये कहकर उसने अपनी पकड़ सोना के जबड़े पर कस दी। सोना ने अपनी नम आंखों से अंश की आंखों में देखा और अपना सर हिलाकर हामी भरी। गुड, अंश ने कहा और उसके गाल को थपथपाते हुए उससे दूर हट गया। उसने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालते हुए कहा, जाओ जाकर कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सोना वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो कपड़े बदलकर बाहर आई। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी जहां पर 3 बजने वाले थे। सोना ने अपने मन में कहा, पापा और लक्ष्य मंदिर में हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाना होगा। उसने अंश को देखा जो अपने फोन में किसी से बात कर रहा था। वो दबे पांव वहां से जाने लगी तो अंश ने उसे बिना देखे कहा, रुको। सोना रुक गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। अंश ने फोन पर बात करना बंद किया और सोना के पास आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डोंट बी सो स्मार्ट मेरी होने वाली बीवी। मैं कल तुम्हें पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, इसलिए ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मेरी नजर हर वक्त तुम पर ही है, तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकती। सोना ने धीरे से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मिस्टर रायजादा? आप समझते क्यों नहीं हमें आपसे शादी नहीं करनी? अंश ने कहा, मेरे पास अपने कुछ रीजन है जो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अंश ने ये कहा और उसे बाहर ले गया। शॉप के स्टाफ ने उनका सामान कार में रख दिया। कुछ देर बाद अंश और सोना कबीर के घर के बाहर थे। सोना ने कार का गेट खोला और बाहर जाने के लिए मुड़ी थी कि अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उसने कहा, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सोना ने हाँ में सर हिलाया। अंश ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और बोला, कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। उसने ये कहा और सोना के चेहरे को देखने लगा। कुछ पल बाद वो उससे दूर हट गया और बोला, अब जाओ। सोना को तो बस इसी का इंतजार था। उसने कार का गेट खोला और सीधा घर के अंदर भाग गई। अंश के लोगों ने कार से सामान निकाला और उसे अंदर ले गए। अंश ने कार स्टार्ट की और वहां से जाने लगा। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी। सोना कमरे में आकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसने अंश की कार को तब तक देखा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। सोना भागकर नीचे आई। वो घर से बाहर आई और कार में बैठ गई। उसने ड्राइवर को मंदिर चलने के लिए कहा। लगभग 1 घंटे बाद वो शहर से बाहर महादेव के मंदिर में पहुंची। वहां पर कबीर और लक्ष्य उसका ही इंतजार कर रहे थे। लक्ष्य उसके पास आते हुए बोला, सोना कहाँ रह गई थी तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोना ने अपने माथे से पसीना साफ किया और बोला, वो हम कबीर उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, वो सब छोड़ो, जाओ तैयार होकर आओ, हमें शादी में देरी नहीं करनी चाहिए। उसने ये कहा और अपने हाथ में रखे बैग को सोना की तरफ बढ़ा दिया। सोना मंदिर के पास ही बने एक कमरे में आ गई। उसने कपड़े बदले और तैयार होकर खुद को मिरर में देखने लगी।
वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी आंखें लाल थी, ऐसा लग रहा था वो कभी भी रोने वाली है। कुछ देर बाद वो बाहर आई। लक्ष्य मंडप पर बैठा था और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। लक्ष्य ने सोना को देखा और उसकी नजर सोना पर ठहर सी गई। कबीर सोना के पास आया और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अगर आज वो होती तो तुम्हारी शादी को लेकर खुश भी होती, पर ये जानकर बहुत दुखी भी होती कि मुझे तुम्हारी शादी इस तरह छुप कर करनी पड़ रही है। सोना ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी नम आंखों से उसे देखने लगी। तभी पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। सोना जाने लगी तो कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, ओ सोना, मुझे इसमें तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। ये कहकर उसने अपने पॉकेट से एक पेपर और पेन निकालकर सोना के आगे कर दिया। सोना ने कंफ्यूज होते हुए देखा। उसने पूछा, ये क्या है पापा? कबीर ने कहा, ये तुम दोनों की शादी के लीगल सर्टिफिकेट है, तुम इस पर जल्दी से साइन कर दो। सोना ने हाँ में सर हिलाया और बिना पेपर पढ़े उस पर साइन कर दिया। सोना ने पेपर कबीर को दिया। कबीर जल्दी से उसे लक्ष्य के पास ले आया। पंडित जी के जल्दी जल्दी कहने की वजह से लक्ष्य ने भी उस पर बिना पढ़े साइन कर दिया। कबीर ने उससे वो पेपर ले लिया और उसे देखने लगा। दोनों के साइन देखकर कबीर के होठ ऊपर से उठ गए। उसने जल्दी से पेपर को अपनी पॉकेट में रखा और सोना को लाकर लक्ष्य के बगल में बैठा दिया। पंडित जी ने कबीर से सोना और लक्ष्य के गठबंधन के लिए कहा। कबीर उनके पास आए और गठबंधन करके पीछे हट गए। पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को फेरों के लिए खड़े होने के लिए कहा। सोना और लक्ष्य खड़े हो गए। लक्ष्य ने सोना का एक हाथ पकड़ लिया और फेरों के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि मंदिर से बाहर गोली चलने की आवाज आई। सोना और लक्ष्य रुक गए। सबने उस तरफ देखा जहां से किसी के कदमों की तेज आवाज आ रही थी। जल्द ही कोई बहुत गुस्से में मंदिर के अंदर आया। सबने उसका चेहरा देखा और सब अपनी जगह पर जम गए। कौन हो सकता है वो शख्स जिसे देखकर सबके होश उड़ गए? क्या हो पाएगी सोना और लक्ष्य की शादी? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।